चैप्टर 111। जो फुटेज दिखाया गया वह काफी चौंकाने वाला था। सड़क के एक किनारे पर लगे सीसीटीवी कैमरे से ली गई तस्वीर में दर्शक देख सकते थे कि यह अज्ञात सड़क कितनी सुनसान थी। यह इतना शांत था कि फुटेज की गति बहुत तेज होने के बाद भी केवल कुछ ही कारें गुजरी। किसी को यह भी संदेह हो सकता है कि सड़क किसी शहर के कम आबादी वाले बाहरी इलाके या यहां तक कि ग्रामीण इलाके में स्थित थी। स्पीड अप फुटेज को बहुत धीमा कर दिया गया था और फिर ऐसा हुआ। स्क्रीन के किनारे पर एक सैलून दिखाई दिया। यह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि जब फुटेज को धीमा कर दिया गया था तब भी कोई इसकी उच्च गति को महसूस कर सकता था। लेकिन फिर पलक झपकते ही तेज रफ्तार कार के सामने अचानक एक काली चीज आ गई। वह एक अंधकार में जीवन रूप था जो एक व्यक्ति की तरह दो पैरों पर खड़ा था। इस अचानक हुए घटनाक्रम से कार पर्याप्त धीमी नहीं हो सकी। हालांकि कार और अज्ञात जीव के टकराने जैसी कोई बात कभी नहीं हुई। टक्कर होने से ठीक पहले कार अचानक हवा में उछल गई। अंधेरे जीवन रूप ने आसानी से एक हाथ से तेजी से अपनी ओर बढ़ रहे मध्यम आकार के सैलून को पलट दिया और फिर बेहोश ड्राइवर को मलबे से बाहर खींच लिया और उस गरीब आदमी को निगल लिया। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो निश्चित रूप से यह शोर माइक द्वारा कैद होने की सबसे अधिक संभावना होती। फुटेज यही खत्म हो गया। जिन वू ने अपना ध्यान एसोसिएशन के अध्यक्ष के कार्यालय की पूरी दीवार पर लगे विशाल टीवी स्क्रीन से हटकर मेज के दूसरी ओर बैठे गोह गनहुई पर केंद्रित कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से रिमोट नीचे रख दिया। 300 लोग। कुछ अन्य लोगों के विपरीत उन्होंने सहज भाव से पड़ोसी देश के दुर्भाग्य के बारे में बात नहीं की। वह एक चींटी इतने सारे लोगों को मारने में कामयाब रही। क्या जापानी प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमे थे? ये सही नहीं है। गोह गनहुई ने अपना सिर हिलाया। मैंने जो सुना है जापानी शिकारियों को उस स्थान तक पहुंचने में केवल 30 मिनट लगे। लेकिन उस थोड़े से समय में एक छोटा सा गांव नक्शे से मिट गया। जापान पूरे एशिया में सबसे उन्नत हंटर प्रणालियों में से एक का दावा करता है और ऐसे देश को इस स्तर की तबाही का अनुभव करना पड़ा तो अगर एक चींटी दक्षिण कोरियाई सीमा में प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? गोह गनहुई ने उस फुटेज को पहले भी कई बार देखा था लेकिन हर बार उसे एक आत्म संकट का भयावह अंदाजा होता था। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें चींटियों को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। 4 दिनों में वशीकरण अभियान शुरू हो जाएगा। जापानी पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन में भाग लेने वाले सभी कोरियाई शिकारियों की अंतिम सूची जारी करने की मांग कर रहे थे। हालांकि कोरियाई पक्ष के नेता के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करते हुए गोह गनहुई ने अंतिम सूची की घोषणा में देरी की। उसका कारण सरल था, क्योंकि जिन वू से अब तक किसी का संपर्क नहीं हो सका था और इसलिए लंबे इंतजार के बाद सूची को अंतिम रूप देने का क्षण आ गया था। गोह गनहुई कांपते दिल के साथ आगे बढ़ते रहे। हम जेजू द्वीप जाएंगे और वहां पाए जाने वाली चींटियों से छुटकारा पाएंगे। उसने आगे विनतीपूर्ण अभिव्यक्ति बनाई। और इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, सेओंग जिन वू। आगे गोह गनहुई की अभिव्यक्ति चिंता में बदल गई। यदि जिन वू ने भाग लेने से इनकार कर दिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। वह अब एसोसिएशन से संबद्ध नहीं था और वह एसोसिएशन की मांगों को पूरा करने के लिए कर्तव्य से बाध्य भी नहीं था। दूसरे शब्दों में अंतिम निर्णय पूरी तरह से उसकी इच्छा पर निर्भर था। काफी देर सोचने के बाद उसने अपना मुंह खोला। मैं एसोसिएशन अध्यक्ष के साथ बैठक खत्म करने के बाद जिन वू जाने के लिए सीट से खड़ा हुआ तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर उस दिशा में कर लिया। अभी वह क्या था? यहां से बहुत दूर नहीं एक स्थान पर उसे जादुई ऊर्जा के टकराव का एहसास हुआ। क्या ये कालकोठरी तोड़ना हो सकता है? शुरू में उसे पास में ही कालकोठरी तोड़ने का संदेह हुआ लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। वह राक्षसों की किसी भी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका, इसके बजाय केवल विभिन्न शिकारियों से आने वाली जादुई ऊर्जा थी। कुछ हुआ क्या? गोह गनहुई सबसे पहले अपनी सीट से खड़े हुए और जिन वू को अलविदा कहने के लिए दरवाजे की ओर चले गए, लेकिन जब युवक मौके से हटने में असफल रहा तो उसने पीछे मुड़कर उससे सवाल किया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यह कोई गंभीर बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि आसपास ही शिकारी आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। गोह गनहुई जोर से हंसे। कौन से मूर्ख शिकारी एसोसिएशन के मुख्यालय के पास एक दूसरे से लड़ने की हिम्मत करेंगे? ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि ऐसा कुछ घटित होगा। नहीं रुको, सेओंग जिन वू हंटर की दिशा देख रहा है। गोह गनहुई के मन में एक संभावना बनी। मेरा मानना है कि रैंक एस हंटर्स व्यायामशाला में कुछ हल्के व्यायाम कर रहे हैं। शायद आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हल्के व्यायाम है ना? यदि ऐसा था तो निश्चित रूप से जादुई ऊर्जा के निरंतर लेकिन संयमित टकराव का कोई मतलब था। जिन वू ने सिर हिलाया। अच्छा ऐसा है।
युवक को देखकर गोह गनहुई की आंखें अस्वाभाविक आश्चर्य से भर गईं। इतनी दूरी से उसे ऐसा कुछ महसूस हो सकता है। एसोसिएशन के व्यायामशाला को बाहर लीक होने वाली जादुई ऊर्जा की मात्रा को बहुत कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। असल में यहां तक कि खुद गोह गनहुई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जिन वू को न केवल वहां से बहुत कम मात्रा में रिसाव का एहसास हुआ, बल्कि उसने ये भी सही अनुमान लगाया कि विभिन्न जादुई ऊर्जाएं एक दूसरे से भी टकरा रही थी। उसकी इंद्रियां कितनी तीव्र है, यहां तक कि कोई बेतुका अनुमान लगाना भी असंभव था। ओह सही, यदि आपकी रुचि हो तो क्या आप इसे देखना चाहेंगे? गोह गनहुई ने एक त्वरित सुझाव दिया। दक्षिण कोरिया में सभी रैंक के एस हंटर्स को एक ही स्थान पर एकत्रित पाया जाना एक दुर्लभ घटना थी। व्यक्तिगत रूप से किनारे से अन्य रैंक एस हंटर्स की क्षमताओं को देखने से सेओंग जिन वू को बहुत फायदा होगा, जो हाल ही में खुद रैंक एस बन गया था। मुझे विश्वास है कि मिस्टर गोटो रयोजी भी वहां मौजूद है। जिन वू खुले दिमाग से देखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी अपनी राह पर रुक गया। यदि आप गोटो रयोजी कहते हैं तो क्या आपका मतलब है? हाँ, ये वही है। यदि आप एक शिकारी होते नहीं, भले ही आप एक शिकारी नहीं होते, तो आपने कम से कम एक बार उस नाम के बारे में सुना होता, वह नाम जो अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक का था। ये वास्तव में गोटो रयोजी है। वह वर्तमान में कोरियाई और जापानी दोनों प्रतिभागियों में अच्छा प्रदर्शन और सौहार्द की भावना पैदा करने में सहायता करने के लिए देश में रह रहा है। चूंकि वह कल जाने की योजना बना रहा है, यदि आप आज उससे नहीं मिलेंगे तो आपको भविष्य में दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। न केवल कोरिया के सर्वश्रेष्ठ शिकारी एक जगह एकत्र हुए थे, बल्कि जापान के सर्वश्रेष्ठ शिकारी भी यही थे। जाहिर है, मैं यह मौका नहीं चूक सकता। जिन वू ने गहरी दिलचस्पी भरी अभिव्यक्ति के साथ गोह गनहुई के सुझाव को स्वीकार कर लिया। उसी समय गोटो रयोजी एक जम्हाई को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। यह कोरिया की सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं में से एक माना जाता है। कितना हास्यास्पद है। नहीं, वे वास्तव में दयनीय थे। हंसी योग्य का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से किया गया था, जबकि दयनीय का अंश उस प्रारंभिक मूल्यांकन में थोड़ी सहानुभूति जोड़कर आया था। देश की सुरक्षा इन लोगों के हाथों में छोड़ने के बजाय क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम जापानियों की सुरक्षा में रहें? गोटो रयोजी ने एक अजीब सी मुस्कान बनाई और कोरियाई रैंक एस हंटर्स का सर्वेक्षण किया। अब तक कोरिया में जितने भी रैंक के एस हंटर्स से उसकी मुलाकात हुई, उनमें से केवल एक ही उसकी नजर में कुछ हद तक उपयोगी लगा। उसका नाम चाहे इन माना जाता है, हेन्ना। फिर भी उसकी क्षमताएं जापान के उच्च श्रेणी के शिकारियों के स्तर के आसपास ही थीं। जापान द्वारा पेश किए गए सर्वश्रेष्ठ हंटर्स की तुलना में वह बहुत पीछे रह गई। लेकिन इसमें कोई मदद नहीं कर रहा है, हेन्ना। दक्षिण कोरिया एक छोटा राष्ट्र था और उसकी जनसंख्या भी इतनी अधिक नहीं थी। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने जनता के भीतर सबसे बड़ी क्षमता जागृत की थी, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके पास जीने के लिए इतने दिन नहीं थे और वह ठीक से लड़ भी नहीं सकता था। अगर यह गोह गनहुई है तो वह समान स्तर पर हमारे कुछ सर्वश्रेष्ठ लोगों से मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह कह सकता है कि कोरियाई लोगों ने इस पर एक छोटा सा तिनका खींचा था। किसी भी मामले में वह कोरियाई शिकारियों की क्षमताओं का आकलन करने में व्यस्त था। उसने कोरिया में अपने विस्तारित प्रवास का वास्तविक कारण पूरा कर लिया था। अगर हम अधीनता के दौरान पीछे हट गए तो वे 5 मिनट भी जीवित नहीं बच पाएंगे। ये सोचते हुए कि इधर उधर रुकने का कोई और कारण नहीं है, गोटो रयोजी जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर उसने व्यायामशाला के प्रवेश द्वार से किसी अपरिचित को करीब आते देखा। गोटो रयोजी की भौहें बहुत कांप उठी। उसे इस अज्ञात व्यक्ति के आने का एहसास नहीं हुआ, भले ही वे पहले से ही करीब थे। वह उस आदमी को अपनी आंखों से देख रहा था, फिर भी उसे दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। क्या वह हत्यारा प्रकार का शिकारी है? गोटो रयोजी ने अपने बगल में अनुवाद का काम करने वाले एसोसिएशन कर्मचारी से पूछा। वह आदमी कौन है? कर्मचारी अपने चश्मे से लड़खड़ाया और काफी देर तक देखता रहा। आखिरकार उसे याद आया कि वह अज्ञात व्यक्ति कौन था और मुस्कुरा दिया। वह नव पंजीकृत रैंक एस हंटर है। तो क्या वह व्यक्ति पुनः जागृत था जिसके बारे में कोई ज्ञात विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं थी? गोटो रयोजी इस आदमी के बारे में और अधिक जानने के लिए अपना बचा हुआ समय कोरिया में बिताने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसने सोचा कि यह वास्तव में उसके लिए बेहतर है। उसने एक उज्ज्वल मुस्कान बनाई और एसोसिएशन कर्मचारी से फिर से पूछा, लगता है वह बहुत बढ़िया हत्यारा है। क्षमा करें। जब कर्मचारी ने अजीब भाव से पीछे देखा तो गोटो रयोजी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं, बस ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छा। कर्मचारी ने जिन वू की ओर इशारा किया और बोला।
वह वास्तव में एक मैच प्रकार का शिकारी है। मिस्टर गोटो। अविश्वासपूर्ण भाव रखते हुए गोटो रयुजी ने तुरंत कोरियाई हंटर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर पहुंचकर वहां रैंक एस हंटर्स की सूची देखी। स्वचालित अनुवाद ऐप ने उसे कोरियाई रैंक एस हंटर्स की जानकारी तुरंत पढ़ने की अनुमति दी। सेओंग जिनवू, रैंक एस, मैच प्रकार वहां था। प्रोफाइल छवि और व्यक्ति का चेहरा एकदम मेल खा रहे थे। वह वास्तव में एक जादूगर प्रकार का है। गोटो रयुजी इससे अंदर ही अंदर स्तब्ध हो गया और उसने झट से अपना हैरान चेहरा ऊपर उठाया। तब तक वो आदमी पास ही खड़ा हो चुका था। तो ये लड़का गोटो रयुजी है। जापान के सबसे शक्तिशाली शिकारी को पहचानने के लिए जिनवू को केवल एक नजर की आवश्यकता थी। वह एक लंबे कद का व्यक्ति था और उसे फैशन की गहरी समझ थी। उनकी दाढ़ी भी अच्छे से कटी हुई थी। साधारण नजर में कोई गलती से सोच सकता है कि वह एक प्रसिद्ध जापानी अभिनेता था। लेकिन वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? जैसे ही जिनवू को लगातार घूरने से थोड़ा नाखुशी महसूस होने लगी, जापानी व्यक्ति ने पहले अपनी आंखों से एक साधारण अभिवादन किया। क्या उसने इस तरह घूरकर देखा क्योंकि वे अब तक पहले कभी नहीं मिले थे? जिनवू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और हल्के से अभिवादन का जवाब दिया और चारों ओर देखा। व्यायामशाला के बीच में शर्टलेस बेक यूनहो और एक विशाल कद काठी वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी झगड़ रहा था। गोटो रयुजी को छोड़कर उपस्थित सभी लोग गहरी दिलचस्पी भरी भावों से उसे देख रहे थे। बेक यूनहो ने तेजी से आ रहे आदमी का हाथ पर थप्पड़ मार दिया, उसके निचले आधे हिस्से को घुमाया और एक शक्तिशाली लो किक मारी। हालांकि अपेक्षाओं के विपरीत जिस व्यक्ति पर नाराजगी व्यक्त की गई वह बेक यूनहो था। जिनवू बता सकता है क्यों। उस संक्षिप्त क्षण में विशाल व्यक्ति ने अपने पैरों की रक्षा के लिए शरीर सुदृढ़ीकरण प्रकार के कौशल का उपयोग किया। उस विशाल शरीर और अभी उसने जिस कौशल का उपयोग किया है उसे देखते हुए वह एक टैंकर प्रकार का प्रतीत होता है, लेकिन उसकी एजिलिटी भी मानक से बाहर रही होगी। क्या उस व्यक्ति का रैंक एस होना चाहिए? विशाल अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। प्रशिक्षक बेक, आप जैसे युवा व्यक्ति के लिए इतना शक्तिहीन होना ठीक नहीं होगा। मैं प्रशिक्षक नहीं हूँ, माह इंस्ट्रक्टर कहे जाने वाले विशाल व्यक्ति ने सहजता से हंसते हुए उसके डोबॉक की बेल्ट पकड़ ली। शायद इसलिए कि सूमो पहलवान जैसी काया वाला एक लड़का डोबॉक पहने हुए था। जिनवू की नजर में यह थोड़ा अजीब लगा। ठीक है, उस मामले में विशाल व्यक्ति ने फिर से आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए अपनी पोशाक ठीक की और बेक यूनहो ने जवाबी हमला करने के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। दोनों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। जैसे ही प्रशिक्षक माह ने आगे बढ़ाया और जैसे ही बेक यूनहो को पीछे धकेला गया, वे दोनों आनंद लेते दिखे। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी कुछ शक्तियों को प्रकट करने के इस दुर्लभ अवसर का आनंद ले रहे थे जिन्हें रैंक एस अवेकेंड की इस सभा में अधिकांश समय नियंत्रित करना पड़ता था। फिर भी अगर मिस्टर बेक यूनहो गंभीरता से लड़ते तो मिस्टर माह डोंग-वूक इसे सहन नहीं कर पाते। चोई जोंग इन जिनवू के करीब आए और बोले। दूसरे ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जिससे पहले वाले ने अभिवादन में अपना सिर हिलाया। जिनवू ने अभिवादन का उत्तर दिया और उनकी बातचीत वहीं से जारी रही। डोबॉक पहनने वाला वह व्यक्ति शाइनिंग स्टार का माह डोंग-वूक है। जिनवू मन ही मन सोच रहा था कि उसने उस नाम के बारे में पहले भी सुना था और यह पता चला कि वह आदमी चमकते सितारे का मास्टर था। उसने अपना सिर हिलाया और एक प्रश्न पूछा। ऐसा नहीं है कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी पर आसानी से हमला करने की जरूरत है, तो मास्टर बेक अपनी अधिकांश शक्तियों को क्यों छिपा रहा है? उसे बहुत सारी आंखों के सामने अपनी शक्तियों को प्रकट करना थोड़ा परेशानी भरा लगता है। जैसा कि आपने देखा, चेयरमैन बेक जब गंभीरता से लड़ते हैं तो एक वास्तविक राक्षस में बदल जाते हैं। रेड गेट के सामने बेक यूनहो ने जिनवू को जानवरों जैसी आंखों की एक जोड़ी दिखाई। तो ये सिर्फ उसकी आंखें नहीं हैं जो रूपांतरित हो सकती हैं। बेक यूनहो की परिवर्तन करने की क्षमता की तरह कोई भी समय समय पर अद्वितीय क्षमताओं वाले शीर्ष शिकारियों के बारे में सुनेगा। एक तरह से वे राक्षस जैसी शक्तियों के स्वामी थे। अन्य लोगों के दृष्टिकोण से जिनवू ने सोचा कि उसे भी उसी तरह देखा जाएगा। एक आदमी जो राक्षस बन सकता है और एक आदमी जो राक्षसों को बुला सकता है। जब उसने दूसरों के बारे में सोचा कि वह उसे रहस्यमय लग रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उसने सोचा था कि बेक यूनहो की शक्तियां अजीब हैं, तो जिनवू खुद को धीरे से मुस्कुराने से रोक नहीं सका। लेकिन बस इतना ही था। उसे केवल बेक यूनहो की परिवर्तन करने की क्षमता अजीब लगी और कुछ नहीं। बेक यूनहो और माह डोंग-वूक के बीच बहस के संबंध में देखने लायक कुछ भी दिलचस्प नहीं था। जिनवू को ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह दोनों व्यक्तियों के हमलों और काउंटरों को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता था। यह तब था। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, बेक यूनहो ने आगे बढ़ना बंद कर दिया।
माह डोंग वू भी उसी समय रुक गया और उनकी निगाहें एक साथ जिनवू की ओर चली गईं, जैसे कि उन्होंने पहले से कोई व्यवस्था कर रखी हो। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जिनवू की बोरियत को देखना बहुत आसान था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जिनवू को उसी तरह से देख रहे थे जिससे उन्हें लगे कि मामला ऐसा ही है। हालांकि उसे जल्द ही इसका कारण पता चल गया। यह मैं नहीं, मेरे पीछे है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो गोटो रयुजी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में चमकती रोशनी कुछ संदिग्ध थी। जापानी व्यक्ति के बगल वाले दुभाषिया ने गोटो रयुजी की ओर से बात की। हंटर महोदय, मिस्टर गोटो एक क्षण के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। जिनवू को पता था कि गोटो रयुजी पास में खड़ा था, लेकिन क्योंकि उसे बिल्कुल भी संबोधित किए जाने की उम्मीद नहीं थी, वह केवल एक भ्रमित अभिव्यक्ति बना सका। ये लड़का, मुझे कुछ समय पहले से ही लग रहा था कि वह सही नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या जिनवू की नाखुशी प्रसारित हो गई क्योंकि गोटो रयुजी ने चुपचाप एक अप्रत्याशित प्रश्न फेंक दिया। क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे? चैप्टर 112। उसके कार्यों के पीछे कोई गहरा अर्थ नहीं था। गोटो रयुजी शीर्ष कोरियाई शिकारियों की क्षमताओं की व्यक्तिगत रूप से अपनी आंखों से पुष्टि करने के लिए दक्षिण कोरिया आया था, और अब उसमें किसी अनोखे व्यक्ति की खोज के बाद थोड़ी जिज्ञासा विकसित हुई थी। यही सब कुछ था। मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कि वह वास्तव में एक जादूगर है या नहीं। गोटो रयुजी ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी आंखों के ठीक सामने खड़ा आदमी हाथापाई करने वाला शिकारी नहीं था। उसे और अधिक डेटा की आवश्यकता थी। किसी भी और सभी प्रकार की अप्रत्याशित विविधताओं को खत्म करने के लिए उसे बस सेउंग जिनवू पर अधिक डेटा प्राप्त करना था। खैर, इसका आधा हिस्सा मनोरंजन के लिए है। हालांकि गोटो रयुजी मन ही मन मुस्कुराया। दुभाषिया ने सुना कि जापानी शिकारी को क्या कहना था। वह आश्चर्य से उछल पड़ा और जल्दी से एक प्रश्न पूछने लगा। मिस्टर गोटो, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? मैंने इस आदमी से जो कहा, कृपया उसका शब्द अनुवाद करें। लेकिन फिर भी क्या कोई समस्या होगी? गोटो रयुजी ने चिढ़ाते हुए स्वर में पूछा। उसकी आवाज पूछ रही थी कि जब कोरियाई शिकारी पहले से ही कुछ हल्के अभ्यास कर रहे थे तो उसे कार्यवाही में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। अंत में हार मानने से पहले दुभाषिया ने काफी पसीना बहाया और उसे जवाब दिया। मैं समझता हूं। उसने अपना सिर घुमाया और जिनवू की प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। दुभाषिया अपना मुंह खोलने से पहले झिझका। मिस्टर गोटो पूछ रहे हैं, क्या आपको उनके साथ प्रशिक्षण में कोई आपत्ति नहीं है? वह प्रशिक्षण क्या होना चाहिए, इस पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिनवू की नजर गोटो रयुजी पर गई। जापानी व्यक्ति चेहरे पर अपठनीय मुस्कान के साथ उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। आप मेरे कौशल स्तर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, क्या यही है? ऐसा कोई तरीका नहीं था कि विश्व प्रसिद्ध गोटो रयुजी केवल अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए इतना आकर्षक कुछ करेगा। यदि यह वास्तव में उसका उद्देश्य था, तो उसने इसके बजाय क्रमशः नंबर 1 और 2 दक्षिण कोरियाई गिल्ड के नेताओं चुई जोंगइन या बे क्यूहो से पूछा होता। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन पहले से स्पष्ट नजर से देखते हुए यह अधिक संभावना थी कि गोटो रयुजी की रुचि जिनवू पर थी। फिर भी उसे जापानी शिकारी के अचानक दिए गए सुझाव से कोई नाराजगी नहीं हुई। नहीं, इसके बजाय वह वास्तव में लड़ाई की संभावना से ही उत्सुक था। वह राक्षस के महल के अंदर अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था और वह जापान के शीर्ष हंटर की क्षमताओं के बारे में भी उत्सुक था। वास्तव में केवल गोटो रयुजी ही नहीं था जो अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत के बारे में उत्सुक थे। गोटो रयुजी ने मुस्कुराना बंद कर दिया क्योंकि उसके माथे पर एक पतली शिकन बन गई। वह मुस्कुरा रहा है। उसे उम्मीद थी कि जिनवू घबरा जाएगा और फिर अंततः पीछे हटने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर कोरियाई हंटर ने इसके बजाय एक निश्चित आराम का भाव प्रदर्शित किया। क्या ऐसा कुछ था जिसके प्रति वह आश्वस्त महसूस कर रहा था, या क्या वह मौजूदा स्थिति को संभालना मुश्किल पाते हुए कुटिलता से मुस्कुरा रहा था? इसका जवाब जल्द ही सामने आ गया। जिनवू ने दुभाषिया को कुछ बताया और दुभाषिया तुरंत सदमे में काफी ऊपर उछल गया। इसके बाद दुभाषिया ऐसा लग रहा था जैसे वह युवाओं को मना करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि जिनवू उन युवाओं को शांत करने की कोशिश करते हुए मुस्कुरा रहा था। चूंकि वे कोरियाई भाषा में बात कर रहे थे, गोटो रयुजी बोले जा रहा एक भी शब्द को समझ नहीं पाए और परिणामस्वरूप उसके चेहरे पर झुंझलाहट उत्तरोत्तर गहरी होती गई। वे भी क्या बात कर रहे हैं? इसे या तो हाँ या नहीं होना चाहिए था। केवल 2 अत्यंत सरल उपलब्ध उत्तरों वाले प्रश्न पर दुभाषिया को इतना पसीना क्यों आ रहा था? जैसे ही गोटो रयुजी का धैर्य खत्म होने वाला था, दुभाषिया ने लगातार जिनवू पर नजरें चुराते हुए बोला, ओह क्षमा करें मिस्टर गोटो,
अगर अभी देखने वाली आंखें न होती तो गोटो रयुजी उस आदमी पर चिल्लाकर कहता कि समय बर्बाद करना बंद करो और जल्दी करो। जबरन अपनी मुस्कुराहट बनाए रखने का मतलब था कि गोटो रयुजी की भौहें बहुत कांप रही थी, क्योंकि वह दुभाषिया के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। सियोंग जिनवू हंटर आपके प्रस्ताव पर सहमत हुए। तथापि वह कहता है कि उसकी एक शर्त है। एक शर्त। प्रतिद्वंद्वी न केवल अपनी मूंछ नीचे करने और झुकने में विफल रहा, बल्कि उसने चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया और साथ ही एक अतिरिक्त शर्त भी रखी। अब कुछ हद तक व्याकुल महसूस करने की बारी गोटो रयुजी की थी। और यह शर्त क्या है? ठीक है, सियोंग जिनवू हंटर महोदय ने कहा कि दुभाषिया ने आखिरी बार जिनवू पर नजर डाली और उसने अपना सिर हिलाया। वह केवल इस शर्त पर सहमत होगा कि मिस्टर गोटो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। गोटो रयुजी की नजर तुरंत सेओंग जिनवू पर चली गई। क्या वह गंभीर है? जिनवू के चेहरे के भाव देखकर कोई भी कह सकता है कि वह मजाक नहीं कर रहा था। गोटो रयुजी ने अपना सिर झुका लिया। रुको, शायद वह नहीं जानता कि मैं कौन हूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भले ही वह पहले नहीं जानता था, दुभाषिया को अभी स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए था। फिर भी उसका न डरना और पीछे हटना, क्या यह अहंकार का मामला था या खुद पर गलत विश्वास का? यह मजेदार हो सकता है। गोटो रयुजी के मगज से मुस्कान पहले ही साफ हो चुकी थी। वह प्रतिद्वंद्वी की गति की बराबरी करने और सियोंग जिनवू के कौशल की जांच करने के बाद चीजों को समाप्त करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसके विचार बदल गए थे। शुक्र है, पास में एस रैंक हीला होने से कोई बड़ी दुर्घटना भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे स्वीकार है। दुभाषिया का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हंटर सेओंग जिनवू अभी एस रैंक पर आगे बढ़ा था, इसलिए हो सकता है कि वह अपने उमड़ते जुनून को रोक न सके, लेकिन मिस्टर गोटो, जिसने सभी प्रकार के परीक्षणों और क्लेशों का अनुभव किया था, इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा था? दुर्भाग्य से माहौल पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुका था जहां से वापसी संभव नहीं थी। जापानी शिकारी के बगल में वह लड़का कौन है? क्या वह हंटर सेओंग जिनवू नहीं है? यह क्या है? क्या वे झगड़ने वाले हैं या कुछ और? जल्द ही व्यायामशाला के भीतर रैंक एस हंटर्स और एसोसिएशन के सभी कर्मचारी एक दूसरे को घूरते हुए दो व्यक्तियों के पास इकट्ठा हो गए। चूंकि हर कोई विकासशील स्थिति में डूबा हुआ था, उनमें से आधे लोग चिंता के साथ देख रहे थे, जबकि दूसरे आधे लोग प्रत्याशा में थे। चाहे इन भी हंटर्स के बगल में खड़ी थी और दोनों को देख रही थी। क्या वह ठीक हो जाएगा? जिनवू का प्रतिद्वंद्वी एक ऐसा व्यक्ति था जो 20 से अधिक रैंक एस हंटर्स वाले देश जापान के शीर्ष पर खड़ा होने में कामयाब रहा। जहां तक स्वयं जिनवू की बात है, यदि कोई उन वर्षों को छोड़ दे जो उसने रैंकी के रूप में बिताए थे, तो उसे एक नौसिखिया माना जाना चाहिए जो अब केवल कुछ दिनों के लिए रैंक एस रहा था। हंटर सेओंग जिनवू को आगे बढ़ने से रोकना सही बात होगी। हंटर्स गिल्ड से संबद्ध व्यक्ति के रूप में, चाहे इनके नजरिए से, सेओंग जिनवू एक परोपकारी व्यक्ति था, जिसने अपने गिल्ड के कुलीन पुरुषों और महिलाओं से बनी पूरी टीम की जान बचाई। वह कोई सम्मान विहीन महिला नहीं थी जो कुछ नहीं करती और एक उपकारी को किनारे से आहत होते हुए देखती। हालांकि जब भी वह उसे मना करने के बारे में सोचती थी, वह उस दिन की घटनाओं को याद करती रहती थी। जिनवू ने उस पर जो नजर डाली, उससे कहा कि जब वह 100 से अधिक हाई ऑक्स और एक रैंक के कलकोटरी के बॉस के खिलाफ मुकाबला कर रहा था, तब भी वह हस्तक्षेप न करे। उस शक्तिशाली दृढ़ दृष्टि को याद करते समय उसे अपनी छाती की धड़कन महसूस हुई और उसके दिल में अस्पष्ट प्रत्याशा उमड़ पड़ी। यही कारण है कि वह आसानी से आगे नहीं बढ़ सकी और घबराहट में अपना निचला होंठ काट लिया। यह तब था। क्या आज आप अपने आसपास अन्य शिकारियों के साथ ठीक महसूस कर रहे हैं? इससे पहले कि उसके पास इस पर ध्यान देने का समय होता, बेक यूनहो यह सवाल पूछने के लिए पहले से ही उसके बगल में था। वे एक साथ कई छापेमारी पर गए थे, इसलिए वह उसकी अजीब शारीरिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जेजू द्वीप में अपनी आंख बंद करना जारी रख पाऊंगा, इसलिए। उसका उत्तर सुनकर बेक यूनहो ने अपना सिर हिलाया। आगे पूछने की बारी उसकी थी। आपने पहले कहा था कि आप हंटर सियोंग जिनवू के परिचित हैं। हाँ, चाहे इनको याद आया कि व्हाइट टाइगर गिल्ड को भी अतीत में हंटर सेओंग जिनवू की मदद मिली थी, ठीक उसी तरह जैसे उसके अपने गिल्ड को मिली थी। उस स्थिति में क्या आपको मिस्टर सेओंग जिनवू को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि यह सोचने का सामान्य तरीका है। आखिरकार आज प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि गोटो रयुजी था। चाहे इन ने अपना सिर झुका लिया। अगर हाँ, तो क्यों? बेक यूनहो ने अपनी निगाहें घुमाई और उसे उत्तर देने से पहले उसकी आंखों से मिला। यह आपके जैसा ही कारण है, हंटर महोदया। चाहे इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आंतरिक रहस्यों को अभी अभी बेक यूनहो ने उजागर किया है।
उसकी हमेशा शांत रहने वाली अभिव्यक्ति में बदलाव का एक संकेत ही झलक रहा था। मैं नहीं। क्या आपको हवा में यह अजीब प्रत्याशा महसूस नहीं होती? वह इससे इनकार नहीं कर सकी। अब भी उसका दिल एक विलक्षण विचार से धड़क रहा था कि यदि यह हंटर सियोंग जिनवू है तो वह हो सकता है। उसका सिर भारी पड़ रहा है। मेरे लिए भी यही कहानी है। बेक यूनहो ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया और जिनवू और गोटो रयोजी की दिशा में पीछे देखा। उनकी अभिव्यक्ति मुश्किल से जांची गई प्रत्याशा से भरी थी। अगर हंटर सियोंग वास्तव में एक जागृत व्यक्ति है जो मेरी अपेक्षा के अनुसार मजबूत हो सकता है, तो यह उस सिद्धांत की पुष्टि करने का मौका हो सकता है। गोटो रयोजी ने सबसे पहले अपनी मुट्ठी उठाई। पास खड़ा दुभाषिया झट से उसके पास से चला गया। 2 रैंक एस शिकारी एक स्मैकडाउन करने वाले थे। इतना ही नहीं, उनमें से एक को जापान का सर्वश्रेष्ठ भी कहा जाने लगा। एक सामान्य व्यक्ति इस स्थिति में बहुत करीब होने से ही मर जाएगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि दुभाषिया सुरक्षित पर्याप्त दूरी तक भाग गया है, जिनवू ने देर से अपने ड्यूक को भी ऊपर रखा। नहीं, उसने यही करने की कोशिश की थी, परंतु फिर एक पल की भी देरी किए बिना गोटो रयोजी की मुट्ठी वहां से गुजर गई जहां पलक झपकते ही जिनवू का सिर था। जापानी व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने मिस कर दिया। हमले का उद्देश्य जिनवू को एक ही बार में धराशायी करना था और गोटो को उसके क्षतिग्रस्त गौरव को वापस पाने में मदद करना था, लेकिन अब ये सब व्यर्थ था। जिनवू ने अपना सिर बाहर झुकाकर मुके से बचाव किया और फिर उसने आसानी से उनके बीच कुछ दूरी बना ली। उसकी प्रतिक्रिया की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। और उसके बाद भी तुम जादूगर होने का दावा करते हो। वह कैसी खूबसूरत हास्यास्पद धारणा थी। दरअसल गोटो रयोजी की नजरें गलत नहीं थी। वह कोरियाई एसोसिएशन द्वारा उस व्यक्ति की वास्तविक क्षमताओं को छिपाने का कारण नहीं जानता था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेओंग जिनवू एक हाथापाई प्रकार का शिकारी था। इतना ही नहीं, निश्चित रूप से एक हत्यारा भी। उसकी तेज चालें और उसके शांत कदम सभी आवश्यक प्रमाण थे। आप दूसरों को मूर्ख बनाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आप मुझसे सच्चाई नहीं छिपा सकते। गोटो रयोजी के होठों का कोना ऊपर की ओर झुका हुआ था। मुझे तुम्हारी एक और परत उतारने की इजाजत दो। ठीक तब तक जब तक आपके पास जो कुछ भी है वह सतह पर नहीं आ जाता। इतने लंबे समय में पहली बार गोटो रयोजी वास्तव में उत्साहित महसूस कर रहा था। आक्रामक जापानी शिकारी से कुछ दूरी लेने के बाद जिनवू स्थिर खड़ा रहा और अपने दिल की धड़कन सुनता रहा। सचमुच उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह गोटो रयोजी के अन्य शिकारियों की तुलना में दूसरे स्तर पर शक्ति महसूस कर सकता था। हालांकि जब भी गोटो रयोजी की अविश्वसनीय आभा उसकी त्वचा को छूती थी, तो जिनवू के दिल में जो भावना भर जाती थी, वह खुद पर विश्वास की मजबूत भावना थी। तो वह लड़का जापान में सबसे अच्छा है। केवल अभी वह वास्तव में पहचान सका कि अपने स्तर को 97 तक बढ़ाने के दौरान वह कितना बदल गया था। उसका मजबूत आत्मविश्वास अब उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर गोटो रयोजी की अभिव्यक्ति सख्त हो रही थी। वह फिर से मुस्कुरा रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने? गोटो रयोजी ने भारी सांस ली। उसके द्वारा उत्सर्जित जादुई ऊर्जा की अविश्वसनीय मात्रा ने आसपास की हवा पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया। ये देख रहे शिकारियों को एक भयानक आश्चर्य हुआ। क्या हमें यहाँ कुछ घटित होने से पहले उन्हें नहीं रोकना चाहिए? गोटो रयोजी, शायद वह अब वास्तव में ऐसा करने के बारे में सोच रहा है। हालांकि जिनवू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वैसे भी वह यही तो चाहता था। गोटो रयोजी ने देखा कि जिनवू ने अपनी जादुई शक्ति का डरावना स्तर दिखाने के बाद भी डरने का कोई संकेत नहीं दिखाया, और उसे अंदर से कुछ उभरता हुआ महसूस हुआ। तभी उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। इससे पहले कि अन्य शिकारियों को आगे बढ़ने और इस मुकाबले को रोकने का मौका मिलता, गोटो रयोजी एक क्रोधित शिकारी की तरह झपट पड़ा। दूरियां एक पल में खत्म हो गईं। गोटो रयोजी ने अपना हाथ बढ़ाया। जिनवू लास्ट वक्त पर पीछे झुक गया और हमले से बच गया। गोटो रयोजी की आंखें अदृश्य रूप से कांपने लगी। वह चकमा दे गया। क्या वो भी एक संयोग था, या? हालांकि उसके दिमाग में कई विचार आ रहे थे और निकल रहे थे, फिर भी उसने अपने हाथ नहीं रोके और लगातार हमले करना जारी रखा। बहुत बुरा, उनमें से एक भी उसके लक्ष्य से जुड़ नहीं सका। जिनवू हमेशा एक बाल की चौड़ाई से चकमा देने में कामयाब रहा या आने वाले हिट को दूर धकेल दिया। ये कैसे हो सकता है? गोटो रयोजी के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें बन गईं। गोटो रयोजी और उसके शानदार आकर्षक हमले, और जिनवू जो कल्पना के सबसे छोटे अंतर से सब कुछ चकमा देने में कामयाब रहा। अन्य शिकारियों ने दोनों को देखा और अपनी वास्तविक प्रशंसा व्यक्त की। ये कुछ भयंकर हमले हैं, ठीक है। अपनी नंगी आंखों से उन गतिविधियों का अनुसरण करना कठिन है।
देखो, हंटर सियोंग जिनवू भी बहुत अच्छा सहन कर रहा है। सही है, ये पहले से ही काफी उल्लेखनीय है कि वह उस हद तक जापान के सर्वश्रेष्ठ हमलों से बच सकता है। चाहे इन ने अंदर ही अंदर कई बार अपना सिर हिलाया। नहीं, हंटर सियोंग जिनवू को अभी कुछ भी सहन नहीं हो रहा है। अन्य लोग केवल ये देख सकते थे कि जिनवू को गोटो ryuji के निरंतर हमलों के कारण लगातार नेतृत्व किया जा रहा था, लेकिन वास्तव में ये पूरी तरह से विपरीत था। चाहे इन ने अपनी लार निगल ली और उस समय काफी आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी, वह वास्तव में गोटो को इस तरह से आगे बढ़ा रहा है कि गोटो के पास हमला जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि वह इस बारे में गलत नहीं थी तो हंटर सियोंग जिनवू ने अपनी गति प्रतिद्वंद्वी की गति से मेल कर ली थी, ताकि वह इस बारे में अधिक पता लगा सके कि वह यहाँ किसका सामना कर रहा है। ऐसा तभी संभव था जब उसकी अपनी क्षमताओं का स्तर उसके प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं से कई गुना अधिक हो। इसका कोई मतलब कैसे हो सकता है? लेकिन वह निरर्थक घटना वास्तव में उसकी आंखों के सामने घटित हो रही थी। और अब वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि इस झगड़े को रोकने का असली कारण यह नहीं था कि हंटर सियोंग जिनवू खुद को खतरे में पा सकता था, बल्कि इसका उल्टा था। जैसे ही चाहे इनके विचार इस बिंदु पर पहुंचे, उसने बिना रुके अपने कांपते हुए बगल में बेक यूहो की खोज की। चेयरमैन बेक, उसने धीमी आवाज में उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें जिनवू पर टिकी थी और किसी और चीज पर नहीं। उसने उसके हाव भाव को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। उसकी आंखें, बेक यूनहो की आंखें किसी जंगली जानवर की तरह पीले रंग में चमक रही थीं। उसकी खड़ी फटी आंखें सदमे से धीरे धीरे कांप रही थीं। वह अपने चेहरे पर चिंतित भाव के साथ देखती रही, लेकिन उसे ये भी ध्यान नहीं आया कि इस समय कोई उसे देख रहा है। बेक यूनहो अपनी आइज ऑफ द बीस्ट से सब कुछ साफ देख रहा था। जिनवू की शक्ति का वर्तमान स्तर उस समय की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक था जब वे आखिरी बार एसोसिएशन भवन के सामने मिले थे। एक शिकारी जो मजबूत हो सकता है। बेक यूनहो का पूरा शरीर बेलगाम झटके से कांप उठा। यह तब था। बेक यूनहो इस पूरे समय जिनवू पर अपना पूरा ध्यान दे रहा था, और जब ऐसा हुआ तो उसने अनजाने में एक भयभीत हौंकते हुए कहा। उसके बगल में चाहे इनने भी इस बेहद ठंडी आभा को महसूस किया और जल्दी से अपनी नजर घुमाई। कुछ सेकंड पहले गोटो ryuji यहां मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानता था कि वह जिनवू की गति में फंस गया था। उसे हमेशा अपने घर में सबसे मजबूत के रूप में संदर्भित किया गया था, इसलिए ऐसा महसूस हुआ जैसे इस विकास ने उसके गौरव को पूरी तरह से गटर में धकेल दिया था। उसकी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? जिस हमले का लक्ष्य उन्होंने सावधानी से शुरुआत में किया था, वह भी अपनी छाप छोड़ने से चूक गया, क्योंकि जिनवू ने आखिरी संभावित सेकंड में इसे टाल दिया। गोटो ryuji क्रोधित हो गया और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरने लगे। मैं उसे मार डालूंगा। जिनवू की अपनी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अपनी त्वचा में गोटो ryuji की हत्या के इरादे को गहराई से महसूस कर सकता था। हत्या का इरादा। फिर जिनवू का दिल लगभग उसके पेट के गड्ढे में गिर गया। यदि कोई उसके प्रति जानलेवा इरादा रखता है, तो सिस्टम एक संदेश जारी करेगा और तुरंत बाद एक आपातकालीन खोज जारी करेगा। क्या होगा अगर उसे यहां गोटो ryuji को मारने के लिए एक खोज मिल जाए? ठीक उसी क्षण एक यांत्रिक बीप गूंजी और जिनवू ने तुरंत ऊपर देखा। चेतावनी, आसपास जानलेवा इरादे वाला एक विषय खोजा गया। शुक्र है, यह अभी भी एक चेतावनी संदेश था। उस समय हवांग डोंग सेओएक या काहंग ताएसिक जैसी कोई आपातकालीन खोज नहीं थी। तथापि जिनवू की आंख पर निशाना साधते हुए गोटो ryuji का बढ़ाया हुआ हाथ बाल बाल बच गया और उसके गाल को थोड़ा सा काट दिया। यदि उसकी सजगता, जो पूर्ण सीमा तक पहुंच गई थी, समय पर प्रतिक्रिया नहीं करती और अपना सिर रास्ते से बाहर झुका लेती, तो शायद उसने अभी अभी अपनी आंख खोई होती। यह एक ऐसा हमला था जिसमें स्पष्ट रूप से हत्या का इरादा था, और इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से मानव शरीर रचना के एक महत्वपूर्ण स्थान पर था। इस तरह के ट्रेनिंग मैच के दौरान ऐसी बात कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। पलक झपकते ही माहौल बदल गया। बेक यूनहो ने अनजाने में भयभीत हौंकते हुए कहा। हालांकि वातावरण में अचानक बदलाव को महसूस करने वाला पहला व्यक्ति वास्तव में गोटो ryuji था। दुर्भाग्य से उसके लिए, हालांकि उसके शरीर ने परिवर्तन को समझा, लेकिन उसका सिर नहीं समझ सका। ठंडी हवा ने उसके पूरे शरीर में सोते हुए रोंगटे खड़े कर दिए और उसकी गर्दन के पीछे के सारे बाल खड़े हो गए। उसे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। यह क्या है? इससे पहले कि उसके मस्तिष्क को कुछ भी संसाधित करने का समय मिले, जिनवू ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली। गोटो ryuji ने अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। ये कैसी ताकत है? जिनवू के चेहरे पर जाने से पहले उसकी नजर थोड़ी देर के लिए उसकी कलाई पर टिकी।
और उसे एक बर्फीली ठंडी चमक मिली। लेकिन जिनवू की ठंडी आंखों से भी ज्यादा जिस चीज ने गोटो रयोजी का ध्यान खींचा वह था उसका दाहिना कंधा और उसकी उठी हुई दाहिनी भुजा। जिनवू की बाह को बहुत पीछे धकेल दिया था, उस बाह के अंत में कसकर बंधी मुट्ठी गोटो रयोजी के असुरक्षित चेहरे पर निशाना साध रही थी। गोटो रयोजी के चारों ओर नीचे की ओर धंसती हवा उसके कंधों पर दब गई। वह अचानक अब सांस नहीं ले पा रहा था। क्यों? इसी क्षण उसे बेवजह मृत्यु शब्द का ख्याल क्यों आया? परंतु फिर बेक यूनहो और चाहे इन पूरी तरह से सहज भाव से मैदान में कूद पड़े और जिनवू की दाहिनी बाह पकड़ ली। पहला जिनवू के कंधे को कसकर पकड़ रहा था जैसे कि वह उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो, जबकि दूसरा उसके पास मौजूद हर चीज से उसकी कलाई पकड़ रहा था। जब जिनवू ने पीछे मुड़कर देखा तो बेक यूनहो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। यहां तक कि चाहे इन भी उसे चिंतित नजरों से देख रही थी, उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अपनी सुरक्षा की भी परवाह न करने वाले इन दोनों की हताशापूर्ण निराशा ने जिनवू को किसी तरह अपने मूवमेंट को शांत करने में मदद की। जिनवू ने एक छोटी सी आह भरी और गोटो रयोजी की कलाई को छोड़ दिया। जापानी व्यक्ति ने अपनी अब मुक्त कलाई को रगड़ा और तेजी से पीछे हट गया। इसी बीच दुभाषिया तेजी से उसके पास पहुंचा। बेक यूनहो ने तुरंत उससे बात की। आइए लड़ाई झगड़े के सत्र को यही रोकें, क्योंकि ऐसा लगता है कि माहौल बहुत खराब हो गया है। कृपया जापानियों को हमारे लिए बताएं। दुभाषिया ने सिर हिलाया। जब बेक यूनहो के शब्द उसे बताए गए तो गोटो रयोजी एक शब्द भी कहे बिना व्यायामशाला से बाहर निकलने के लिए अपनी एड़ी पर घूमने से पहले जिनवू को बहुत देर तक घूरता रहा। गोटो रयोजी के पीछे दौड़ते समय दुभाषिया की आवाज बहुत दयनीय लग रही थी। बेक यूनहो ने अंततः राहत की सांस ली और जिनवू की ओर अपना सिर नीचे कर लिया। हमें गलती करने के लिए क्षमा करें। उस व्यक्ति को अब से कुछ दिनों बाद ऑपरेशन में जापानी टीम का नेतृत्व करना है। मैं यूं ही खड़ा होकर नहीं देख सकता था, भले ही ऐसी संभावना थी कि हमारे लिए कुछ भयानक रूप से गलत हो सकता था। बेक यूनहो ने सावधानीपूर्वक जिनवू की अभिव्यक्ति का अध्ययन किया और पूछा, क्या मैंने कुछ अनावश्यक किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनवू ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। बेक यूनहो सही था। यदि गोटो रयोजी को कुछ हुआ और उसके कारण ऑपरेशन में अनावश्यक रुकावट आए तो दोनों देशों को बाद में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए उसने समय पर हस्तक्षेप करने के बाद बेक यूनहो या चाहे इन पर कोई दोष लगाने के बारे में कभी नहीं सोचा। बहुत खूब। अब जब स्थिति शांत होती दिख रही थी तो गोटो रयोजी और जिनवू के बीच चल रही बहस को देखने में मशगूल लोग तुरंत उनके पास पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने उसे देखा उसमें उल्लेखनीय परिवर्तन आया। अपना दृष्टिकोण अपनाने वाले पहले व्यक्ति शाइनिंग स्टार गिल्ड के मास्टर विशाल फ्रेम वाले माह डोंगवूक थे। डोंगवूक उदारतापूर्वक हंसा। एकमात्र गोटो के साथ मुकाबला करने के बाद अपने गाल पर केवल एक छोटी सी खरोंच के साथ चलने में सक्षम होने के लिए आप वास्तव में कुछ और हैं, युवा व्यक्ति। अफसोस की बात है कि चाहे इन और बेक यूनहो के अलावा किसी और को पता नहीं चला कि यहाँ क्या हुआ। ओह, आपकी मांसपेशियां सचमुच मजबूत है। क्या शानदार शरीर है। माह डोंगवूक ने अपनी वास्तविक प्रशंसा व्यक्त करते हुए जिनवू के कंधों और बाहों को छुआ। मेरा गिल्ड जादूगर प्रकार के शिकारियों से भरा हुआ है, इसलिए इस समय हमारे पास हाथापाई प्रकार के शिकारियों की भारी कमी है। प्रशिक्षक सियोंग, यदि आपने किसी गिल्ड में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा है तो मेरे साथ जुड़ने के बारे में क्या ख्याल है? क्षमा करें प्रशिक्षक। तब तक चुपचाप पीछे से स्थिति का अवलोकन करने के बाद चोई जोंगइन आगे बढ़ा और अपनी आवाज उठाई। हाँ। जब माह डोंगवूक ने अपना सिर घुमाया तो चोई जोंगइन ने ऐसे कहा जैसे वह इसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। हंटर सियोंग जिनवू वास्तव में एक मैच प्रकार का शिकारी है। माह डोंगवूक की आंखों के भीतर एक बड़ा भूकंप आया। वह क्या था? वहीं दूसरी ओर गोटो रयोजी व्यायामशाला की सीमा से भाग निकला और दुभाषिया से खुद को दूर करने के बाद उसने अपनी कलाई की जांच की। उसकी कलाई पर चोट के निशान काले और पूरे नीले पड़ गए थे। हालांकि मौसम इतना गर्म नहीं था, फिर भी उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें दिखाई दे रही थीं। उसने अपना फोन निकाला और एक परिचित नंबर डायल किया। कुछ घंटियों के बाद उसे फोन का रिसीवर उठाने की आवाज सुनाई दी। मैं मात्सुमोतो बोल रहा हूं, एसोसिएशन अध्यक्ष। क्या ये तुम हो, गोटो? आपकी आवाज में क्या गड़बड़ है? गोटो रयोजी ने उसकी कांपती आवाज को शांत करने की पूरी कोशिश की। दक्षिण कोरिया में एक अविश्वसनीय शिकारी है। तुमसे ज्यादा संभावना अधिक है, सर। मुझे लगता है कि हमारी योजना को थोड़ा संशोधित करने की आवश्यकता है, सर। मात्सुमोतो शिगियो ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन अंत में सवाल पूछने से पहले कुछ देर तक कुछ सोचता रहा। उस शिकारी का नाम है, ये सियोंग जिनवू है।
वो पुनः जागृत हो गया है। हाल ही में उसका मूल्यांकन रैंक एस के रूप में किया गया है। यह अजीब है। ऐसा कोई नाम मौजूद नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कोई नाम मौजूद नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि जिस हंटर गोटो रयोजी से अभी मुलाकात हुई वह एक प्रेत, एक भ्रम था? हालांकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि अभी अभी उस पर जादू किया गया है। हालांकि क्या उसने ये पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कोरियाई एसोसिएशन की वेबसाइट में प्रवेश नहीं किया था कि उस व्यक्ति को एक जादूगर माना जाता था? आपका क्या मतलब है श्रीमान? सेओंग जिन वू का अस्तित्व कैसे नहीं हो सकता? दरअसल हमें ऑपरेशन में भाग लेने वाले कोरियाई शिकारियों की अंतिम सूची अभी कुछ समय पहले ही प्राप्त हुई है। क्या आप कह रहे हैं कि सेओंग जिन वू सूची में नहीं है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक गो गन हुई वास्तव में बुरा नहीं हो जाता, ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह उपलब्ध सबसे मजबूत सदस्य के बिना छापा मारने वाली पार्टी बनाता। मात्सुमोतो शिगियो ने फोन लाइन के पार से शांत भाव से बात की। चोई जोंगेन, माह डोंगवू, बेक युनहो, चा हेन, इम ताएग्यू और मिन ब्यूनगो। मानो ये सूचित करने के लिए कि उनकी योजना को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्सुमोतो शिगियो ने दृढ़ विश्वास से भरी आवाज में बात की। ये 6 कोरियाई टीम के सदस्य हैं जो 4 दिन में छापेमारी के लिए रवाना होंगे। बेक युनहो ने गहरी सांस ली। जिन 2 लोगों ने व्यायामशाला को अस्त व्यस्त कर दिया था, उनके चले जाने के बाद भी उसके दिल की धड़कन बिल्कुल भी धीमी नहीं होना चाहती थी। क्या ऐसा संभव भी था? कुछ ऐसा देखने के बाद जिसके बारे में वह अपने मन में परिकल्पना कर रहा था, बेक युनहो को अपने आश्चर्य को छिपाने की कोशिश करने में कठिनाई हो रही थी। एक जागृत जो वास्तव में मजबूत हो सकता है। बस उस आदमी का असली मूल्य क्या होगा, वह इसकी कल्पना तक करने का साहस नहीं कर सका। चोई जोंगेन, मह डोंगवूक और इम ताएग्यू के प्रयासों को पीछे खड़े होकर दूर से देखने का यही कारण था, क्योंकि उन्होंने जिन वू का पता लगाने की कोशिश की थी। उसे चोई जोंग इनकी भ्रमित दृष्टि से उसकी ओर घूरना याद था, क्योंकि उसने युवाओं से मीठी मीठी बातें करने की जहमत भी नहीं उठाई थी। अगर यह मैं होता तो मैं शायद उस तरह की क्षमता वाले गिल्ड में शामिल होने के बारे में कभी नहीं सोचता। वास्तव में हंटर सेओंग जिन वू का पता लगाने के सभी प्रयास समय की बर्बादी थे। हालांकि एक प्रतिभाशाली हंटर के साथ अच्छे संबंध बनाने के सभी प्रकार के तरीके थे जिनमें उसकी टोह लेना शामिल नहीं था। तो फिर प्लान बी को सक्रिय करने का समय आ गया है। यह तब था। उसका मोबाइल फोन अचानक वाइब्रेट होने लगा। यह देखते हुए कि कंपन अधिक समय तक नहीं रहा, यह एक टेक्स्ट संदेश रहा होगा। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपना फोन निकाला और देखा। यह एसोसिएशन द्वारा भेजा गया एक अलर्ट था, और यह अब से 4 दिन बाद होने वाली चींटी वशीकरण छापेमारी के लिए प्रतिभागियों की अंतिम सूची थी। बेक युनहो ने जापानी शिकारियों की लंबी सूची को छोड़ दिया और कोरियाई लोगों की सूची को स्कैन किया। केवल उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने लकड़ी की बेंच में अपनी जगह से चिल्लाया, हंटर सेओंग जिन वू सूची में नहीं है। चैप्टर 113। जनसंचार माध्यमों को उन्मादी बना दिया गया। जेजू द्वीप को बंजर भूमि में बदलने वाले राक्षसों को खत्म करने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान के राष्ट्रों ने एक संयुक्त छापा दल बनाया। आपको इस खबर से भी अधिक देश के नागरिकों के हितों को प्रेरित करने वाली दूसरी कहानी कहां मिलेगी? टीवी चैनलों ने पूरे दिन इस आगामी छापेमारी से संबंधित समाचार खंड चलाए, जबकि समाचार पत्रों के हर पहले पन्ने पर संयुक्त छापेमारी टीम के विषय पूरी तरह से हावी थे। हालांकि कोरिया की मीडिया ही इस मामले पर चर्चा करती रही। हालांकि इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले जापानी शिकारियों की संख्या कोरियाई लोगों से 3 गुना अधिक थी, लेकिन किसी ने भी यह अजीब नहीं सोचा कि जापानी मीडिया आगामी घटना पर चुप रहा। और जब मुट्ठी भर लेख ऑनलाइन दिखाई दिए, तो उन लेखों के बाद आने वाली टिप्पणियां नकारात्मक प्रकृति की थीं। कम से कम ये तो कहा जा सकता है। जब कोरियाई लोग अकेले गेट बंद करने के लिए बहुत कमजोर हैं, तो आपने क्या उम्मीद की थी? आप कोरियाई लोगों द्वारा छोड़ी गई गंदगी को क्यों साफ कर रहे हैं? क्या वे चींटियों द्वारा हमें यहां पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई करेंगे या नहीं? बेकार जापानी हंटर एसोसिएशन और गैर जिम्मेदार कोरियाई शिकारी जेजू द्वीप पर सभी एक साथ क्यों नहीं मरते? जबकि 2 पक्षों ने एक ही आगामी घटना के संबंध में 2 अलग अलग चीजों के बारे में सोचा। समय ऑपरेशन की तारीख की ओर बढ़ता रहा। इस बीच पिछले कुछ दिन जिनवू के लिए सबसे खुशी वाले साबित हुए, क्योंकि उसकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई चीजों में बदलाव आया। सबसे पहली बात, अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सेओंग परिवार अपनी मां के साथ अपने घर लौट आया। जब उसने सामने का प्रवेश द्वार खोला, तो सबसे पहले उसे अपार्टमेंट का अस्त व्यस्त लिविंग रूम दिखाई दिया। ये सब जिन आह के अकेले रहने के कारण हुआ, जबकि उसे दानव के महल के अंदर व्यस्त रखा गया था।
जिन वू ने अपनी बहन के गालों पर चुटकी काटना शुरू कर दिया और मां ने हल्की हंसी के साथ उसे रोकने की कोशिश की। 4 साल तक कोमा से घर लौटने के बाद उसकी मां को सबसे पहला काम जो करना था वह था घर की सफाई करना। जिन वू ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह उसकी जिद के आगे जीत नहीं सका। आखिरकार पूरे परिवार ने अपने घर की सफाई करने के लिए अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई। एक बार जब घर बेदाग हो गया तो तीनों का रंग भी काफी निखर गया। मां के अस्पताल में भर्ती होने के बाद जो अपार्टमेंट हमेशा खाली और अकेला महसूस होता था वह अब जीवन से भरा हुआ लग रहा था। लंबे समय में पहली बार जिन वू को अपने पैर फैलाने और मन में किसी भी चिंता के बिना बिस्तर पर जाने का मौका मिला। और अगली सुबह जब वह लिविंग रूम में पहुंचा, जब उसने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करीने से सजा हुआ देखा तो उसे इस बात की सचमुच सराहना हुई कि उसकी मां वापस आ गई है। पाक ग्युंग हाय ने हरा प्याज काटना बंद कर दिया, अपना सिर जिन वू की ओर घुमाया और पूछा, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई बेटा? अभी भी नींद भरी आंखों से उसने उत्तर दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। हाँ मां, तथाकथित विशेषज्ञ टीवी स्क्रीन पर बोलते रहे। इन चींटी राक्षसों ने विकास की जो दर दिखाई है वो वास्तव में आश्चर्यजनक है। विशेषज्ञ के बगल में बैठे एक अतिथि ने आश्चर्य की अतिरंजित अभिव्यक्ति बनाई और पूछा, राक्षस विकसित हो रहे हैं? क्या जापान में पाई जाने वाली चींटी एक अकेला उत्परिवर्तित प्राणी नहीं थी? तुम सही हो। जब उत्परिवर्तित नमूना संख्या में बढ़ जाता है और पूरी भीड़ पर नियंत्रण हासिल कर लेता है तो हम उसे विकास कहते हैं। इसके बाद तैयार वीडियो फुटेज चलने लगा। चींटियां जैसी वे पहले और दूसरे वशीकरण प्रयासों के दौरान दिखाई दी, स्क्रीन पर प्रदर्शित की गईं। सबसे पहले वे सामान्य चींटियों से अलग नहीं थी क्योंकि वे जमीन पर रेंगती थीं। केवल बाहरी रूप से ही वे बिल्कुल बड़े आकार की अति विशाल चींटियों की तरह दिखती थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये वशीकरण के तीसरे प्रयास के दौरान लिया गया फुटेज है। चींटी राक्षस अब इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहे थे। एक समय के विशाल सिरों का आकार बहुत कम हो गया था, वे अधिक फुर्ती से घूमने में सक्षम हो गए थे और चारों अंग हथियारों की तरह काम करने लगे थे। इसका स्वरूप ऐसा लग रहा था मानो आधी चींटी और आधे इंसान को आपस में पीसकर एक नया जीव बना दिया गया हो। केवल 2 वर्षों में चींटी प्रजाति की विशिष्ट विशेषताएं पूरी तरह से किसी और चीज में बदल गई थी। और चींटी राक्षस का ये फुटेज हाल ही में लिया गया था जब इसने जापान में कहर बरपाया था। बहुत खूब। फुटेज को देखते ही स्टूडियो में मौजूद सभी दर्शक सदमे में आ गए। उनके आतंक से चींटी अब दिखने में इंसान के और भी करीब थी, और इतना ही नहीं, उनकी पीठ पर बड़े बड़े पंख भी थे। इस शो में गेस्ट के तौर पर आने वाले कॉमेडियन काफी हैरान हो गए और उन्होंने अपनी आवाज ऊंची कर ली। वह चीज अब उड़ सकती है। ये सही है। और यह कोरिया जापान संयुक्त रेड टीम के गठन में निर्णायक कारक होगा। कोरिया जापान संयुक्त छापा दल। जब वह शब्द टीवी के स्पीकर से निकला तो जिन वू ने बिना शब्द कहे टीवी बंद कर दिया। ईमानदारी से कहूं तो वह भी इस ऑपरेशन को छोड़ना नहीं चाहता था। जब एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई ने छापे में उसकी भागीदारी के लिए अनुरोध किया तो उसे अर्जित होने वाले सभी अनुभव बिंदुओं के बारे में सोचने के बाद उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि उसका उत्साह कुछ ही समय में ठंडा हो गया और वह वस्तुनिष्ठ और ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण करने में सक्षम था। मां को उठे अभी 1 दिन भी नहीं हुआ था। इससे भी अधिक, उसकी मां को अभी तक नहीं पता था कि उसका बेटा एक शिकारी था। उसने उस दृश्य को भी याद किया जब उनकी मां ने कई वर्षों पहले उसके पिता के गेट के अंदर लापता होने की खबर सुनने के बाद कई महीनों तक पूरी रात जागते हुए बिताई थी। वह मां को यह बताने का साहस नहीं कर सका कि वह जीजू द्वीप जा रहा है, जबकि वह पहले से ही ऐसी दर्दनाक स्मृति लेकर घूम रही थी। उसके होंठ खुलकर उत्तर देना नहीं चाहते थे। वह कम से कम कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, और वह निश्चित रूप से उस क्षण को विलंबित नहीं करना चाहता था जिसके लिए वह इतने लंबे समय से किसी अन्य मामले के लिए लड़ रहा था। मैं करूंगा। जिन वू ने बमुश्किल अपना मन बनाया और बड़ी कठिनाई से बोला, ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लूंगा। एक चीज जो अनुभव बिंदुओं से कहीं अधिक मूल्यवान है वह कारण है कि उसने मजबूत बनने के लिए अपने दांत भींचे और सब कुछ सहा। उसे यह चुनाव करने पर कोई पछतावा नहीं था, सिवाय इसके कि अब वैसे सेओंग जिन वू कोरियाई सूची में क्यों नहीं है। आप जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप रैंक एस बन गए हैं, आपका स्वभाव नहीं बदल जाएगा। एक बार रैंकी, हमेशा के लिए रैंकी। दोस्त ट्रोली छिपने के लिए भाग गया। इस प्रक्रिया में उसकी पैंट लगभग गीली हो गई। 21 जैप रैंक एस हंटर्स प्लस यहां तक कि सेवानिवृत्त हंटर भी कोरिया के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। फिर भी सेओंग जिन वू कहां है? जब वह एस रैंक का है तो वह ऐसा क्यों करना चाहता है? ये बहुत शर्मनाक है।
सिवाय इसके कि ये सभी अनाम उंगलियां उठाने वाले, जिन्हें उसकी स्थिति के बारे में भी नहीं पता था, वास्तव में अब उसकी नसों पर असर कर रहे थे। या अधिक विशिष्ट रूप से कहें तो वास्तव में यह उसकी बहन का तनाव स्तर था जो उसकी नसों पर हावी हो गया था। मैं वास्तव में इस बारे में विज्ञापन नहीं देता कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और माँ वास्तव में ऑनलाइन नहीं जाती है, इसलिए उस मोर्चे पर यह ठीक है। लेकिन जिन आह को अपने खाली समय में इस तरह की चीजें खोजना पसंद था, जिन वू ने अपनी जीभ चटकाए और अपना फोन नीचे रख दिया। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था, खराब टाइमिंग वगैरह के बावजूद। माँ दिन से पहले ही सेवानिवृत्त हो गई थी और जिन आह के लिए पढ़ाई से वापस आने में अभी भी बहुत जल्दी थी। वह ताजी हवा लेने और अपना बिगड़ा हुआ मूड बदलने के लिए टहलने की सोच रहा था, लेकिन शैतान की तरह उसका फोन तभी बजने लगा। जिन वू ने कॉलर आईडी की जांच की और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बड़े भाई, यह मैं हूं, यू जिन हो। हाँ, जिन हो। अब जब जिन वू ने इसके बारे में सोचा तो क्या ये बच्चा अभी उस स्थानीय होटल में रह रहा था? अभी आप कहाँ रह रहे हैं? क्या ये वही होटल है? ओह नहीं बड़े भाई, मैंने कुछ समय पहले ही एक कमरा किराए पर लेना शुरू किया था। शुक्र है मेरी माँ मुझे बचाने आई। उसकी खिलखिलाती आवाज सुनकर जिन वू को भी अंदर से खुशी महसूस हुई। यू जिन हो ने जिन वू को अपने जीवन की स्थिति के बारे में संक्षेप में अपडेट किया, पहले कॉल के कारण को याद करने के बाद जल्दी से जारी रखा। ओह सही बड़े भाई, मुझे हमारे लिए कुछ कार्यालय स्थान मिला है, तो क्या आप वहां आकर देखना चाहेंगे? वह किस कार्यालय स्थान के बारे में बात कर रहा था? कौन सा कार्यालय? जब जिन वू ने भ्रमित स्वर में पूछा तो यू जिन हो ने आत्मविश्वास से घोषणा की, बेशक ये हमारे गिल्ड के लिए कार्यालय स्थान है बड़े भाई। यदि आप एक गिल्ड स्थापित करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक कार्यालय की आवश्यकता होगी। यू जिन हो, ये बच्चा, ऐसा प्रतीत होता है कि यह बच्चा उस गिल्ड को विकसित करने के बड़े भ्रम में था जिसकी वह अध्यक्षता करेगा और इसके वाइस मास्टर के रूप में, और निकट भविष्य में इसे हंटर्स या व्हाइट टाइगर जितना बड़ा बना देगा। जिन वू ने धीरे से अपनी ठुड्डी खुजाई। अगर मैं उसे बताऊं कि छापेमारी टीम में केवल मैं ही शामिल हूं और कोई नहीं, तो वह यहां सदमे में आ सकता है। उसने केवल बच्चे को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अब जब यू जिनहो को गिल्ड के भविष्य के बारे में समझाने का समय आ गया था, तो जिन वू को यह भी नहीं पता था कि उन्हें इसके बारे में कैसे जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं बड़े भाई? अब जब वह यहाँ था, जिन वू समझ सकता था कि यू जिनहो फोन पर इतना आश्वस्त क्यों लग रहा था। उसने कार्यालय की खाली जगह का निरीक्षण किया और सिर हिलाया। इसकी लोकेशन काफी अच्छी थी। मैंने विशेष रूप से एक ऐसी जगह चुनी है जो आपके स्थान से बहुत दूर न हो बड़े भाई। ये भी साफ सुथरा था। मैं जानबूझकर नव विकसित कार्यालय स्थानों के लिए गया था। मेरा मानना है कि पुरानी कहावत कुछ इस तरह है, नई शराब को नई बोतल में डालें। क्या आप सहमत नहीं हैं बड़े भाई? शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जगह बहुत बड़ी थी। मैं इस गिल्ड को विकसित करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि यह एक दिन 5 बड़े गिल्डों से आगे निकल जाए बड़े भाई। लाक्षणिक रूप से कहें तो यू जिन हो बेलगाम जुनून से जल रहा था। तुम्हारे लिए इस तरह जोश में जलना ठीक है, लेकिन कृपया मुझे इससे दूर छोड़ दो। जिन वू ने इस दुविधा के बारे में गंभीरता से विचार किया। क्या उसे यूजिन हो को अभी यूजिन गिल्ड में वापस जाने के लिए कहना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? खैर, उसे यह एहसास था कि यूजिन के अध्यक्ष, एक व्यक्ति जिसने अपने बेटे के बैंक खाते को भी फ्रीज कर दिया था, इस समय अपने बेटे को वापस लेने के लिए इतना उत्सुक नहीं होगा। यह देखकर कि जिन वू गहरे चिंतन में था, यू जिन हो ने एक अभिव्यक्ति बनाई जो चिल्लाया, बड़े भाई, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या मुझे पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए बड़े भाई? हाँ, क्यों नहीं? जगह के आकार को देखते हुए मासिक किराया बहुत अधिक रहा होगा, लेकिन जब गिल्ड की संभावित राजस्व धारा से तुलना की जाती है तो दिन के अंत में यह एक बड़ा बदलाव होगा। मुझे लगता है कि उसे थोड़ी देर और सपने देखने देना ठीक रहेगा। अभी के लिए जिन वो बच्चे को यह नहीं बता सका कि केवल वे दोनों ही इस विशाल कार्यालय स्थान को साझा करेंगे। यू जिन हो ने अचानक ताली बजाई। वैसे बड़े भाई, शेष स्थान के लिए आपके मन में कौन है? शेष स्थान? क्या उसने किसी के लिए जगह खोलने का वादा किया था? चूंकि जिन वो अपने वादों को भूलने वालों में से नहीं था, इसलिए वह केवल यूजिनहो को भ्रमित भाव से देख सकता था, जिससे बाद वाले को उत्साहपूर्वक स्थिति समझाने के लिए प्रेरित किया गया। गिल्ड बनाते समय आपको कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती है, मास्टर, वाइस मास्टर और एक कर्मचारी। दरअसल ये गिल्ड के संस्थापक सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संरचना थी।
सबसे कम खतरनाक गेट पर छापा मारने वाली टीम के लिए न्यूनतम संख्या का नियम, एक रैंक की 3 लोगों का होना किसी तरह से इसी से संबंधित प्रतीत होता है। ठीक है, आपको कभी कोई ऐसा गिल्ड नहीं मिलेगा जो रैंक की गेट पास करना चाहेगा। क्या संस्थापक सदस्य थे? जिन वू के दिमाग में कई जाने पहचाने चेहरे घूमने लगे क्योंकि वह विचार कर रहा था कि बची हुई खाली जगह को कौन भर सकता है। एकमात्र शर्त यह है कि उन्हें शिकारी भी होना होगा। यदि यह बिल्कुल भी संभव होता तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी भी हंटर के रूप में काम नहीं करना चाहता था और केवल संख्याएं बनाने के लिए वहां होता। मैं महिलाओं के चेहरे की तस्वीरें क्यों खींचता रहता हूं? उसे हाई स्कूल की उस लड़की का चेहरा याद आया जिसने हंटर बनना छोड़ने का फैसला किया था। साथ ही एक महिला हीलर का चेहरा भी याद आया जो बुसान शहर में अपने परिवार के घर वापस चली गई थी, लेकिन वे बहुत जल्दी उसके विचारों से गायब हो गईं। ये तब था। मैं लगभग भूल ही गया था। यू जिनहो ने अचानक अपना मुंह खोला। जिन वू ने तुरंत उससे पूछा, क्या आपको अचानक इस स्थान के लिए उपयुक्त किसी व्यक्ति की याद आई? नहीं, ऐसा नहीं है बड़े भाई। दरअसल कोई तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे? हाँ बड़े भाई। जिन वू उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका, ये देखते हुए कि इस अज्ञात व्यक्ति ने यू जिनहो के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उससे संपर्क किया था। उसने अपना गहन शोध किया होगा। आखिरकार यू जिनहो और मैं सार्वजनिक रूप से सहयोगी के रूप में नहीं जाने जाते। वास्तव में यदि कुछ भी हो तो दूसरों को अपने रिश्ते को केवल इस रूप में देखना चाहिए कि एक पिछला छापा मारने वाला नेता है जबकि दूसरा उस छापा मारने वाली टीम का सदस्य है। फिर भी यू जिनहो के माध्यम से मुझे बुला रहा है। जिन वू की आंखें थोड़ी सी सिकुड़कर एक दरार में सिमट गईं। कौन था? मुझे नहीं पता बड़ा भाई। वह व्यक्ति निश्चित ही अंग्रेजी बोलने वाला विदेशी था। यू जिनहो ने अपनी जेबें टटोली, अपना बटुआ निकाला और वहां से एक मेमो का टुकड़ा निकाला। इस व्यक्ति ने कहा कि वह 17 तारीख तक कोरिया में रहेगा, इसलिए यदि आप उसे फोन करेंगे बड़े भाई तो वह इसकी बहुत सराहना करेगा। जिन वू ने मेमो लिया और एक मोबाइल फोन के लिए एक नंबर और साथ ही एक होटल के कमरे का नंबर भी ढूंढ लिया। उसने मेमो के पीछे की तरफ देखा लेकिन वहां कुछ भी नहीं लिखा था। 17 तारीख, वह अब से 3 दिन बाद है। एक अंग्रेजी बोलने वाला विदेशी ये कौन हो सकता है? वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सका जिसे वह जानता हो या जो उसके लिए उपयुक्त हो। हालांकि एकदम अचानक, लगता है मुझे पहले घर जाना होगा। जिन वू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। क्षमा करें, आप पहले से ही घर जा रहे हैं बड़े भाई। यू जिनहो अपने बड़े भाई को स्वादिष्ट भोजन खिलाने के बारे में सोच रहा था क्योंकि काफी समय हो गया था जब उन्होंने एक साथ खाना खाया था। लेकिन अब वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसने अपना देश खो दिया हो, शायद कुछ ज्यादा ही संवेदनहीन। हालांकि जिनवू ने अपने डोंगसेन की भावनाओं को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। मैं पहले आगे बढ़ रहा हूं। यू जिनहो ने तुरंत अपनी निराश अभिव्यक्ति को छुपाया और हमेशा की तरह विनम्रता से झुक गया। ठीक है, आपकी यात्रा सुरक्षित रहे बड़े भाई। जब उसने अपना सिर उठाया तो जिनवू पहले ही जा चुका था। अब दिन का वह समय था जब छिपी हुई गलियों में स्याह काला अंधेरा छाया हुआ था। यून जिमिन नाम की एक महिला कॉलेज छात्रा अपने घर वापस जा रही थी। हालांकि इस समय उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। कोई रास्ता नहीं है ना? क्योंकि एक शख्स उसके पीछे लगा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि वे बस एक ही दिशा में चल रहे थे और शायद यही कारण था कि उसके कदम ठीक उसके पीछे उसी तरह चल रहे थे। मैंने एक संदेश बोर्ड पर ऐसा कुछ देखा। इस तरह की स्थिति में न केवल महिला बल्कि पुरुष भी काफी परेशान महसूस कर रहे होंगे। पुरुष की चलने की गति तेज या महिला के समान होनी चाहिए। अगर वह उसके पास से गुजरने की कोशिश करता तो वह घबरा जाती, लेकिन अगर वह बस उसके पीछे रहने की कोशिश करता तो वह और भी अधिक संदिग्ध हो जाती। इसके अलावा आगे कोने में घूमने पर वह खुद को टूटे हुए स्ट्रीट लैंप के साथ एक सुनसान सड़क पर पाएगी, जो संभावित रूप से इसमें शामिल पक्षों के लिए चीजों को और भी अजीब बना सकता है। यू जिमिन ने अपने पीछे नजर डाली। बेसबॉल टोपी पहने एक आदमी नीचे झुका हुआ था और उसका चेहरा जमीन की ओर घूर रहा था। वह चुपचाप सड़क पर चल रहा था। हालांकि यह संदेहास्पद था, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह बेसबॉल कैप पहनना कोई अपराध नहीं था। इस अजीब चलने फिरने की चीज को आगे बढ़ने देने के बजाय शायद मुझे चाहिए। यू जिमिन ने चलना बंद कर दिया जैसे कि उसे अपने जूते के फीते बांधने की जरूरत हो, और आखिरकार वह आदमी उसके ठीक पीछे चला गया। यह पुष्टि करने के बाद कि वह आदमी उसकी नजरों से ओझल हो गया था, यून जिमिन ने राहत की सांस ली। फिर उसने नकली प्रार्थना में अपने हाथ इकट्ठे किए और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे इसके लिए सचमुच खेद है मिस्टर अज्ञात अंकल। अपने कपड़े ठीक करने से पहले उसने थोड़ी देर तक अपने आसपास देखा।
चेहरे पर मुस्कान के साथ यू जिमिन ने ऊर्जावान ढंग से फिर से चलना शुरू कर दिया। उसके पास ढेर सारे काम थे जिन्हें पूरा करना था। यदि उसे सत्रांत परीक्षाओं की तैयारी करनी होती तो अभी घर वापस भागने से उसके पास पर्याप्त समय नहीं बचता। फिर दायरा कितना व्यापक था, ये सोचकर कि उसे पूरी रात पढ़ाई में कैसे बितानी पड़ेगी, उसके कंधे उदास होकर झुक गए। लेकिन जैसे ही यून जिमिन कोने में गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम शोर मचाओगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह आदमी जो कुछ सेकंड पहले ठीक उसके पास से गुजरा था, रसोई के चाकू और चेहरे पर एक कपटी मुस्कान के साथ सड़क के कोने पर खड़ा था। आप जानते हैं कि यहाँ पहले ही कुछ लोग मर चुके थे, ठीक है? यूं जिमिन चिल्ला भी नहीं सकी। वह पीले रंग के साथ पूरी तरह जमी हुई खड़ी थी। उस आदमी ने अपने चेहरे पर सफेद सर्जिकल मास्क उतारा और मुस्कुराया। मेरे पीछे आओ। उनके आसपास कोई नहीं था, केवल टूटी हुई स्ट्रीट लाइट बिना रुके टिमटिमा रही थी। चैप्टर 114। आह कोई, मुझे बचाओ। यू जिमिन किसी तरह अपनी सूखी आवाज को बाहर निकालने में कामयाब रही और कुछ कदम पीछे हट गई। नहीं, उसने यही कोशिश की थी। हालांकि उसके पैर हिलना नहीं चाहते थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके टखनों में लोहे की भारी सिल्लियां लगा दी गई हो। वह वहीं स्थिर खड़ी रह सकी और उसके आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। इस बीच उस व्यक्ति ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। चूंकि लड़की ऐसी नहीं लग रही थी कि वह हिलने डुलने में सक्षम होगी, इसलिए वह उसे अभी यहीं छोड़ देने के बारे में सोच रहा था। कितना भाग्यशाली था कि आसपास कोई नहीं था। साथ ही इस जैसी सुनसान गली में बिग ब्रदर का सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा होगा। यही कारण है कि मुझे ये पड़ोस पसंद है, आप जानते हैं। उस आदमी ने बुरी मुस्कान बनाई और यून जिमिन की कमर पर चाकू घोंप दिया। लेकिन तभी अंधेरे से एक हाथ निकला और उसने चाकू पकड़ लिया। उस आदमी ने अपना सिर उठाया तो वहां एक अजीब युवक को खड़ा पाया। उसके हुड के कारण केवल पंख की ठोड़ी ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पास बहुत ही शानदार शारीरिक संरचना थी। क्या उसने दस्ताना या कुछ और पहना है? ब्लेड पकड़ने वाले हाथ से खून की एक बूंद भी नीचे नहीं टपकी। आखिर आप हैं कौन? सीरियल किलर ने चाकू को कई बार खींचने की कोशिश की, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि यह 1 इंच भी नहीं हिलेगा, उसने तुरंत चाकू की पकड़ छोड़ दी और घूम गया। वह तेजी से मौके से भाग निकला। कितना अजीब है। सीरियल किलर ने कई बार पीछे देखा और पाया कि एक अजीब युवक उसका पीछा कर रहा था। जब वह वहां था तो वह लगातार आसपास का निरीक्षण कर रहा था। आखिर इस बदमाश के साथ क्या हो रहा है? सीरियल किलर ने अपनी दिशा बदल दी और युवक को एक सुनसान खाली जगह पर ले गया, जहां वह मूल रूप से उस महिला को खींचना चाहता था। यदि वह बदमाश किसी चीज से अपना हाथ बचा रहा था, तो उस पर कहीं और हमला करना ठीक रहेगा। जब वह गंतव्य पर पहुंचा, तो सीरियल किलर धीमा हो गया और धीरे धीरे उस अजीब बदमाश से उसकी दूरी कम हो गई जो तब तक उसके साथ तालमेल बनाए हुए था। एक बार उनका अंतर लगभग 1-2 फुट तक बंद हो गया। तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? सीरियल किलर ने घूमकर युवक की छाती में एक सुए से वार कर दिया, जो वह अपनी जैकेट के नीचे छुपा रहा था। क्या मैं तुम्हें एक आसान निशान की तरह लग रहा हूं? युवक की छाती में सुआ घुसाने वाला हाथ जोर से कांप गया। आखिर इतना कठिन क्या हो सकता है? छुरा रोधी बनियान, या उसकी शर्ट के नीचे कुछ और? सीरियल किलर ने तुरंत एक प्रश्न उछाला। क्या बकवास है? तुमने अपने कपड़ों के नीचे कुछ पहना है या कुछ और? अगर यह आदमी जादुई ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम होता तो उसने ऐसा बेवकूफी भरा सवाल नहीं पूछा होता। बहुत बुरा। सीरियल किलर किसी तरह हंटर शब्द के बारे में सोचने में विफल रहा, भले ही उसके प्रतिद्वंद्वी ने उस दूसरे गुप्त हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय हुड के नीचे से एक शांत आवाज लीक हो गई। मैं किसी चीज को लेकर उत्सुक हूं। आवाज स्वाभाविक रूप से जिन वू की थी। उसने सीरियल किलर के रसोई के चाकू को जमीन पर फेंक दिया। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बात है? आप मुझे सुधारना चाहते हैं या कुछ और? नहीं, बस ये जानने की उत्सुकता है कि आपके पास कोई कारण है या नहीं। बस इतना ही। सीरियल किलर ने व्यंग्यात्मक ढंग से व्यंग्य किया। उसने सोचा कि ये बदमाश उस महिला को बचाने के लिए कहीं से भी कूद रहा है और यहां तक उसका पीछा कर रहा है। वह न्याय या कुछ और के सहयोगी के रूप में किसी अजीब व्यक्ति को देख रहा है। पर अब ये बच्चा बिल्कुल मूर्ख है ना? या हो सकता है ये गुंडा भी उसी प्रकार का पागल आदमी था जैसा वह था। सीरियल किलर ने सोचा कि अगर वह अपनी गैप क्षमता का इस्तेमाल करेगा तो शायद वह यहां से बचकर भाग सकता है, इसलिए उसने आसानी से युवा का मजाक उड़ाया। ठीक है, अगर मैं वास्तव में एक के बारे में सोचूं, क्योंकि यह मजेदार है। किसी कारण से जब भी मैं अपने से कमजोर किसी को देखता हूं, तो मैं बस उसे पीड़ा देना चाहता हूं।
सीरियल किलर जो कहना चाहता था वह पूरा नहीं कर पाया। इसके बजाय वह अपने बाएं टखने को पकड़कर जमीन पर गिर गया, जहां उसकी कंडरा कटकर अलग हो गई थी। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे एहसास हुआ कि जिन वू ने रसोई का चाकू पकड़ रखा था, इससे पहले कि उसे इस पर ध्यान देने का समय मिलता। लेकिन क्या उसने उसे फेंक नहीं दिया? बस जब ये ठीक तभी हुआ, जिन वू का आकार फिर से धुंधला हो गया। इस बार यह उसका दाहिना टखना था। सीरियल किलर दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौट गया। इस बीच जिन वू ने इत्मीनान से सीरियल किलर की जेबें खंगाली। अब हत्यारा अपने कंडराओं को आधा काटकर कहीं नहीं जा रहा था। उसे जल्द ही हत्यारे का मोबाइल फोन और बटुआ मिल गया। तुम कौन हो, बेवकूफ? जिन वू ने जहर उगलने वाले सीरियल किलर को नजरअंदाज कर दिया और एम्बुलेंस बुलाने के लिए शांति से 119 नंबर डायल किया। फिर उसने देखने के लिए बटुए से आईडी कार्ड निकाला। इसके बाद उसने फोन और बटुआ कांपते सीरियल किलर के हाथों में वापस रख दिया और चुपचाप बड़बड़ाया, कल आधी रात से पहले अपने आप को पुलिस को सौंप दो। क्या यदि आप सांस लेते रहना चाहते हैं तो यही है। उसने वह सब कह दिया जो वह कहना चाहता था। जिन वो मौके से उठा और अपने एक छाया सैनिक को सीरियल किलर की छाया के अंदर डाल दिया, इससे पहले कि उसने उस सैनिक को समान ध्वनि वाला आदेश दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि हाय ओक की छाया कितनी धैर्यवान हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वह सैनिक निर्दिष्ट समय तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने में अच्छा न हो, लेकिन आदेश के अगले भाग को पूरा करना हाई ऑक्स की विशेषता होनी चाहिए। अगर आप जीवित रहें तो मुझे अच्छा लगेगा। यदि हत्यारे को जीवन भर अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है तो उसे जीवित रहना होगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिन वू ने सीरियल किलर को दर्द और डर से कांपते हुए खाली जगह पर छोड़ दिया। उसे दूर से आ रही एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दे रहे थे। वह काफी दूर तक चला और यह पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने अपना हुड वापस खींच लिया। वाह, सीरियल किलर की खोज के बाद शैडो सोल्जर द्वारा भेजे गए सिग्नल के लिए धन्यवाद। जिन वू ठीक समय पर पहुंचने में सक्षम था। शैडो एक्सचेंज। जितना अधिक उसने इसका उपयोग किया, ये कौशल असाधारण रूप से सुविधाजनक साबित हो रहा था। ये यूं ही सर्वोच्च रैंक वाला रून स्टोन नहीं है। जिन वू ने अब एक संतुष्ट मुस्कान बनाई, क्योंकि उसे पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर शैडो एक्सचेंज की महानता का अनुभव हुआ। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि यह कौशल कितना अधिक उपयोगी हो जाएगा, एक बार जब कौशल का स्तर इतना ऊपर उठ जाएगा कि कूल डाउन का समय पर्याप्त रूप से कम हो जाएगा। और इसलिए जैसे जैसे वह घर वापस चलता रहा, उसने अचानक अपना सिर उठाया और देखा कि चंद्रमा अब रात के आकाश के बीच में था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ये पहले से ही कल है। कोरिया जापान संयुक्त आक्रमण दल का धावा, ये पहले से ही यहां था। वह टीम में भी नहीं था, फिर भी उसका दिल प्रत्याशा में इतना धड़क रहा था। तो भाग लेने वाले सदस्य अभी क्या महसूस कर रहे होंगे? जिन वू ने छापे के सदस्यों के चेहरों को याद किया जिनसे वह परिचित था, और उनकी सुरक्षा के साथ साथ मिशन में उनकी सफलता के लिए प्रार्थना की। रात में देर से गोटो रयोजी अभी भी जापानी हंटर एसोसिएशन के अंदर डोजो में था। उसके आगे 2 आदमी और पीछे एक और। वह रैंक एस हंटर्स से घिरा हुआ था, जाहिर तौर पर वह उसी रैंक का था। गोटो रयोजी ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही उसकी आंखें खुली, शिकारियों ने अपना समय बर्बाद करते हुए एक ही समय में उस पर शक्तिशाली रूप से हमला कर दिया। तथापि गिरने वालों में 3 हमलावर शिकारी थे। वह बहुत अच्छा था, जैसी कि गोटो सान से अपेक्षा थी। कोई भी आपके कौशल को नहीं माप सकता, सर। डोजो के लकड़ी के फर्श पर लेटे हुए तीनों शिकारियों ने खुद को झाड़ा और वापस खड़े हो गए। ये केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि गोटो रयोजी ने अपनी शक्ति वापस ले ली थी। बिना कुछ कहे उसने ये बताने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया कि उन सभी ने अच्छा काम किया है। जैसा कि अपेक्षित था, मेरी शारीरिक स्थिति में कोई समस्या नहीं है। नहीं, यदि वह ईमानदारी से अपना आकलन करे तो इस समय वह चरम स्थिति में था। ये कल्पना करने मात्र से कि वह दक्षिण कोरिया को कैसे निगल जाएगा, ऐसा महसूस हुआ कि उसकी स्थिति अपने आप बेहतर से बेहतर होती जा रही थी। तो फिर कैसे? गोटो रयोजी डोजो को घूरता रहा। अब तीनों शिकारी चले जाने के कारण खाली थे, क्योंकि उस दिन की यादें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। सेओंग जिनवू, वह क्या था? जितना अधिक वह उस दिन के बारे में सोचता, उसे उतना ही अधिक कड़वा महसूस होता। हालांकि जल्द ही गोटो रयोजी ने अपना सिर हिला दिया। अच्छा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सब के बावजूद वह आदमी सेओंग जिनवू इस छापेमारी में हिस्सा नहीं ले रहा था, और एसोसिएशन अध्यक्ष की योजना बिना किसी दुर्घटना के सामने आएगी। एक बार जब दक्षिण कोरिया अपने लगभग सभी रैंक एस हंटर्स खो देता है, तो इसका नेतृत्व स्वाभाविक रूप से जापानी हाथों में आ जाएगा।
तब तक कोरियाई लोगों से उचित मुआवजे की मांग करने वाले जापानी नागरिकों की शिकायतें धूमधाम के उत्साहपूर्ण जयकारों में बदल गई होंगी। जब ऐसा हुआ, सेओंग जिनवू अकेले क्या कर सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेओंग जिनवू वास्तव में एक शक्तिशाली शिकारी था या वह बस गोटो ryuji के क्षणिक भ्रम के कारण इस रास्ते पर आया था। तथ्य यह है कि कल के छापे में उसका भाग न लेना जापान के बड़े लाभ के लिए था। अब उसे परेशान करने वाली कोई बात नहीं थी। निर्णायक क्षण कल आएगा। इस डोजो के अंदर अभी भी ठंडी चांदनी में नहाया हुआ गोटो ryuji ने अपने मन में एक शांत मुस्कान बनाई। हम आपकी देखभाल में रहेंगे। एक टीवी स्टेशन के प्रबंध निदेशक ने अकेले कैमरामैन के सामने गहराई से सिर झुकाया। ऐसी बात बिल्कुल अनसुनी थी। हालांकि निर्देशक के सामने खड़ा कैमरामैन कोई साधारण आदमी नहीं था, वह एक सक्रिय शिकारी था और रैंक के लाइसेंस का गौरवशाली धारक था। मेरे स्टेशन का भविष्य इस छापे पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रसारण अधिकार जीतने के लिए निदेशक को स्टेशन के कुल वार्षिक बजट का आधे से अधिक खर्च करना पड़ा। वहां बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियां थीं और इसीलिए उसे इसमें शामिल होना पड़ा। लेकिन फिर भी एक बाध्यकारी कारण था कि क्यों उसे इतना साहसी व्यावसायिक निर्णय लेना पड़ा। दुनिया भर में कई रैंक के एस गेट नहीं खुले। यहां तक कि जब कोई खुला भी, तब भी वहां जो कुछ हुआ उसकी फुटेज लेने के लिए रिकॉर्डिंग उपकरण को अंदर ले जाना असंभव था। दूसरे शब्दों में, ये नियमित नागरिकों के लिए प्रगति में वास्तविक रैंक एस छापे को देखने का एकमात्र अवसर होगा। जब तक रैंक एस गेट के कहीं और खुलने की कोई अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई, वह थी। इसके अलावा, ये प्रसारण रिकॉर्डिंग नहीं होगा, बल्कि लाइव दिखाया जाएगा। जरूर, लाइव फीड में 10 मिनट की देरी होगी, लेकिन फिर भी दर्शकों की रेटिंग कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? 70%, 80। जब प्रबंध निदेशक ने अन्य देशों में टीवी नेटवर्क को फुटेज बेचने से होने वाले सभी संभावित लाभ मार्जिन के बारे में सोचा, तो उन्हें इस उद्यम में स्टेशन के बजट का आधा हिस्सा निवेश करने में कोई अफसोस नहीं हुआ, जब तक छापेमारी विफलता में समाप्त नहीं होती। दरअसल कोई भी समझदार दर्शक छापे के दौरान शीर्ष क्रम के शिकारियों को राक्षसों द्वारा निगलते हुए नहीं देखना चाहेगा। नहीं, अगर ऐसा होता भी तो वह शुरुआत से ही ऐसे फुटेज को जनता के बीच प्रसारित नहीं होने दे सकता था। इसलिए चौथे वशीकरण ऑपरेशन की सफलता के लिए निर्देशक ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इस बात पर विचार करते हुए, सभी महत्वपूर्ण फुटेज को कैप्चर करने के लिए नियुक्त कैमरामैन के सामने कई बार अपना सिर झुकाना वास्तव में कुछ भी नहीं था। अरे, अगर कैमरामैन चाहे तो निर्देशक फर्श पर साष्टांग प्रणाम करने के लिए भी तैयार थे। कृपया ज्यादा चिंता न करें, निर्देशक। कैमरामैन ने कांपते प्रबंध निदेशक को उनकी चिंता के उच्च स्तर से शांत करने की पूरी कोशिश की। हंटर बनने से पहले भी उन्होंने अपना जीवन एक कैमरामैन के रूप में बनाया था, और इस नौकरी को लेने के लिए सहमत होने के बाद उन्होंने कैमरा चलाने के अपने कौशल का और भी अधिक अध्ययन करना और उसे निखारना सुनिश्चित किया। जाहिर है, वह अपनी किसी बेवकूफी भरी गलती से उस प्रसारण को खराब नहीं करना चाहता था जिसे पूरा देश देख रहा होगा। बेशक, बदले में उसे काफी बड़ा इनाम भी मिलेगा। आखिरकार, वह मुझे प्रसारण से अर्जित लाभ का एक हिस्सा देने जा रहा है। कैमरामैन ने रैंक के हंटर होने से पहले ही काफी कमाई कर ली थी, लेकिन पेशकश की गई राशि इतनी अधिक थी कि इसने उसे वास्तव में बहुत उत्साहित किया। यदि ऑपरेशन सफलता में समाप्त होता है, तो वह भारी मात्रा में धन और प्रसिद्धि अर्जित करने में सक्षम होगा, शायद उतना ही जितना रैंक एस हंटर्स वास्तव में छापे में भाग ले रहे थे। क्या वह संभवतः दक्षिण कोरिया में सबसे प्रसिद्ध रैंक के हंटर नहीं बन जाएगा? कैमरामैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके दिमाग में भविष्य के सभी प्रकार के अद्भुत विचार खिल रहे थे। वैसे, मुझे आश्चर्य है कि एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई ने वास्तव में इस छापे को फिल्माने की अनुमति दी थी। मेरा मतलब है, उस कठोर दिमाग वाले व्यक्ति ने केवल पैसे की खातिर इसकी अनुमति नहीं दी होगी। इसलिए कैमरामैन के हैरान कर देने वाले सवाल पर स्टेशन के निदेशक ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि हमने जो शुल्क चुकाया है वह वास्तव में आज भाग लेने वाले सभी शिकारियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। ओह, उस स्थिति में क्यों? उन्होंने छापे के फिल्मांकन की अनुमति क्यों दी? निर्देशक ने सावधानीपूर्वक अपना शिक्षित अनुमान व्यक्त किया। मुझे लगता है शायद वह नागरिकों के दिलों को सांत्वना देना चाहते हैं। कोरियाई हंटर एसोसिएशन को चींटी राक्षसों के हाथों 3 बार हार की कड़वी गोली पीनी पड़ी। लगातार असफलता के कारण एसोसिएशन को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप जनता का विश्वास भी खत्म हो गया। इस बीच नागरिक बहुत अधिक शक्तिहीन महसूस करने लगे, क्योंकि इन चींटी राक्षसों के अजेय होने का विचार उनके दिलों में घर कर गया। जैसे ही देश का माहौल गर्म हुआ, इस पूरे मामले को उलटने का मौका अचानक उनके हाथ आ गया।
आप इंटरनेट मंचों पर एक नजर डालकर बता सकते हैं कि जनता कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। एसोसिएशन अध्यक्ष उससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहते थे। वह जीत के क्षण को कैद करना चाहते थे और इसे नागरिकों के लिए लाइव प्रसारित करना चाहते थे। असफल न होने का उनका गंभीर और शायद हताश संकल्प इस निर्णय से झलक सकता है। प्रबंध निदेशक का स्पष्टीकरण सुनने के बाद कैमरामैन ने अपना सिर हिलाया। चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ खड़े होने से पहले उसने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। ये पहले ही समय हो चुका है। मैं अब अपने रास्ते पर चलूंगा, सर। प्रबंध निदेशक ने एक बार फिर कैमरामैन को हृदय से प्रणाम किया। हम सब कुछ आप पर छोड़ते हैं, हंटर महोदय। शिकारी हेलीकॉप्टर पर चढ़ने लगे क्योंकि घूमते रोटरों ने उनके सिर के ऊपर बहरा कर देने वाली आवाजें निकाली। लगातार मुस्कुराते रहने वाले माह डोंग-वूक, हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहने वाले चोई जोंग-इन और यहां तक कि अपने सकारात्मक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध बे क्यू हो, सभी उदास भाव धारण किए हुए थे। कैमरामैन ने आखिरी बार अपने रिकॉर्डिंग उपकरण की जांच की। कैमरे को सिर के चारों ओर फिट करने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि यह उसके मूवमेंट पर ज्यादा प्रभाव न डाले। अगर कैमरा भारी होता और उसे हिलाना असंभव होता तो मैं आने के लिए सहमत नहीं होता। जिस स्थान पर उसका हेलीकॉप्टर जा रहा था वह शायद पूरे दक्षिण कोरिया में सबसे खतरनाक जगह थी, नहीं, शायद दुनिया में भी। अपने गंतव्य के बारे में सोचते हुए कैमरामैन घबराहट के मारे केवल अपनी लार निगल सका। चाहे उसने शांत रहने की कितनी भी कोशिश की हो, उसके दिल में धीरे धीरे पनप रहे घबराहट भरे तनाव के बारे में वह कुछ नहीं कर सका। रैनकेस हंटर्स के लिए भी यही कहानी थी। हवा में तनाव को दूर करने के लिए बे क्यून हो ने अपने डोंग सिंह से बात करना शुरू कर दिया, जो उसके सबसे करीब था। अरे ब्यून गु, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप आज यहाँ आएंगे। जवाब में मिन ब्यून गु मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि मेरे द्वारा तुम्हें ठीक किए बिना वह आज मारा जाने वाला पहला व्यक्ति होगा। मेरा मतलब है, जब भी आप किसी राक्षस को देखते हैं तो आप हमेशा उस पर कूद पड़ते हैं, आप जानते हैं। क्या बकवास है, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं कब से राक्षसों पर कूद रहा हूं। दो व्यक्तियों की बातचीत सुनकर अन्य शिकारी हंसने लगे। मिन ब्यून गु दक्षिण कोरिया में एकमात्र रैनकेस हीलर था। छापेमारी टीम के सभी सदस्यों को यह सुनकर बहुत राहत और खुशी हुई कि वह विशेष रूप से इस ऑपरेशन में भाग लेने के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर आ रहा था। छापे में हीलर था या नहीं, इसमें बड़ा अंतर था। आखिरकार चोट लगने की चिंता किए बिना कोई भी अधिक मजबूती से लड़ने में सक्षम होगा जब कोई होगा। जैसे ही बे क्यून हो और मिन ब्यून गु की बातचीत से घबराहट से जमा हुआ तनावपूर्ण माहौल धीरे धीरे शांत हुआ, उसके बगल में बैठे चाहे इन ने चुपचाप एक सवाल पूछा। अध्यक्ष बेक, किसी भी संयोग से क्या आपने आज यहां आने से पहले मिस्टर सियोंग जिनवू से बात की है? मिस्टर सियोंग जिनवू, हाँ। बे क्यून हो ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने नहीं किया। लेकिन आप क्यों पूछते हैं? वास्तव में यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मुझे लगता है मैंने गलती की है। ये तब था। मह डोंग वूक हंसी में फूट पड़ा। ऐसा लगता है कि आखिरकार इसकी शुरुआत हो रही है। उपस्थित शिकारियों की निगाहें उस दिशा पर जा रही थी जिस ओर वह इशारा कर रहा था। हेलीकॉप्टर की खिड़की से वे अंधेरे द्वीप को देख सकते थे जो राक्षसों की भूमि बन गया था। चैप्टर 115। रूपांतरित चींटियों को हवा में हेलीकॉप्टर की उपस्थिति का पता चला और वे एक एक करके ऊपर उड़ने लगी। शायद उड़ने वाले नमूनों की संख्या कम थी, क्योंकि शिकारी उनसे मिलने के लिए केवल 7 को ही उड़ते हुए देख सके थे। मुझे उनकी देखभाल करने दो। टीम के बीच एकमात्र मैच प्रकार का शिकारी चुई जोंगिन आगे बढ़ा। उसके कौशल फ्लेम स्पीयर को क्रियान्वित किया गया। जैसे ही उसने अपना जादू समाप्त किया, तैरती हुई लेप्टों के 7 पिंडों ने जलते हुए भाले के समान हवा में लंबी रेखाएं खींची और हवा में उड़ रही चींटियों से टकरा गईं। बिखरी हुई मारक क्षमता से एक अकेले चींटी राक्षस को मारना मुश्किल था, लेकिन यह उनके पंखों को जलाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। पंख जल जाने से चींटियां स्वतंत्र रूप से वापस धरती पर गिर पड़ी। चोई जंग-इन ने अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम देखते हुए अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। हालांकि अब उनकी जीत की चमक में डूबने का समय नहीं था। चोई जोंग-इन ने पलटकर माह डोंग वूक से पूछा, जापानी पक्ष के साथ क्या हो रहा है? चींटियों ने उनके दृष्टिकोण को देख लिया था और अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब अब उनके पास इसे सहजता से लेने का समय नहीं था। माह डोंग वूक ने अपने कान में फंसे रेडियो रिसीवर पर ध्यान दिया। एक टैंकर के रूप में उन्हें छापेमारी टीम के कोरियाई पक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया था। वे कहते हैं कि वे अब द्वीप पर उतर चुके हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूर से एक जोरदार विस्फोट हुआ। जैसे कि वह संकेत था, द्वीप के सभी हिस्सों से कई और विस्फोटों की आवाजें आने लगी और धुएं का घना, घुटन भरा गुबार उठने लगा।
चौथा वशीकरण ऑपरेशन अब आधिकारिक तौर पर चल रहा था। रीपर्स गिल्ड के मास्टर एम ताए ग्यू ने हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर देखा और नीचे जमीन पर उसके माथे पर गहरी शिकन दिख रही थी। हजारों चींटियां चींटियों की सुरंग से बाहर निकल रही थीं और फिर 4 छोटे झुंडों में विभाजित होकर 4 मुख्य दिशाओं की ओर भाग रही थीं। ये देखने में कुछ डरावनी और घृणित चीज है। सच में यार, क्या ऐसा नहीं लगता कि उनमें से अधिकांश अब सुरंग छोड़ चुके हैं? ऐसा होता है ना? चींटियों की कभी कभी लंबी कतारें जल्द ही समाप्त हो गईं और जमीन में एक विशाल छेद छोड़ दिया। वह चींटी सुरंग का प्रवेश द्वार था। चींटी सुरंग का पैमाना अविश्वसनीय रहा होगा, क्योंकि प्रवेश द्वार स्वयं सुरंग के मुहाने जितना बड़ा था, जो आमतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखा जाता है। और चींटी सुरंग के सबसे गहरे अतीत में चींटी रानी उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इस छापा मारने वाली टीम का केवल एक ही लक्ष्य था, चींटी रानी को खत्म करना। सब लोग, इससे पहले कि वे चींटी सुरंग पर आक्रमण करने के लिए निकलते, मा डोंगवूक ने इशारा किया और छापा मारने वाली टीम के सदस्यों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया। उन्होंने झिझक रहे कैमरामैन की ओर भी इशारा किया। इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले सभी लोगों ने अपना सिर एक साथ दबाया। सैकड़ों सिमुलेशन रन के दौरान जापानी हमारे लिए केवल 1 घंटा ही खरीद पाए, सबसे ऊपर। इसका मतलब है, हमें उस घंटे के भीतर चींटी रानी को मारना होगा, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने अगर हम असफल हुए तो की संभावना के बारे में बोलने की जहमत नहीं उठाई। पहले 3 पराधीनता छापों के विपरीत इस बार उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे चींटियों की सुरंग के अंदर पूरी तरह से काट दिए जाएंगे। मा डोंगवूक ने प्रत्येक छापे वाले सदस्यों के चेहरों का अध्ययन किया और उसने सिर हिलाया। प्रत्येक पर गंभीर दृढ़ संकल्प की झलक स्पष्ट रूप से अंकित थी। ये कल्पनीय सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत टीम के सदस्य हैं। जब तक भविष्य में जेजू द्वीप जैसी कोई और त्रासदी नहीं होती, तब तक किसी को भी इतने सक्षम सदस्यों के साथ मिलकर शिकार करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। मा डोंगवूक को इस टीम का नेता होने पर बहुत सम्मानित महसूस हुआ। उन्होंने जल्द ही अपने संकल्प की पुनः पुष्टि की और फिर हेलीकॉप्टर से 7 लोग, छापा मारने वाली टीम के 6 सदस्य और एकमात्र कैमरामैन बाहर कूद गए। कोरियाई लोगों को अंदर गए हुए कितना समय हो गया है? गोटो रयोजी ने एक प्रश्न उछाला। अब मूल रूप से मिशन नियंत्रण केंद्र के साथ संचार करना गोटो रयोजी का काम था, लेकिन चूंकि उसे परेशान करने वाली चीजें इधर उधर ले जाने में मजा नहीं आता था, इसलिए एक अन्य शिकारी को ऐसा करने का काम सौंपा गया। ये वही व्यक्ति था जिसने उत्तर प्रदान किया। वे कहते हैं कि 10 मिनट से भी कम समय हुआ है। 10 मिनट, यही है। तो फिर भागने की प्रक्रिया शुरू करने का समय आ गया है। हालांकि इससे पहले कि वे जेजू द्वीप से हटना शुरू करें, गोटो रयोजी ने कुछ देर के लिए अपने आसपास का निरीक्षण किया। मारे गए चींटियों की लाशों को ऊंचे स्थान पर ढेर कर दिया गया था। इस हमले में जापानियों की भूमिका सतही तौर पर चींटियों का ध्यान आकर्षित करने की थी। उन्होंने चींटियों को मारने पर भी ध्यान केंद्रित नहीं किया और जितना संभव हो उतना समय खरीदने के लिए पीछे हटने पर ध्यान केंद्रित किया। फिर भी वे ऐसी उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहे। कोरियाई लोगों को ये चींटियां कड़ी प्रतिद्वंद्वी लग सकती हैं, लेकिन वे हम जापानियों के लिए कुछ भी नहीं है। बेलगाम आत्मविश्वास के कारण गोटो रयोजी के होठों का कोना ऊपर उठ गया। उसने अपने कदमों में बाधा डाल रही एक चींटी की लाश को दूर तक लात मारी और तुरंत पीछे हटने का आदेश जारी कर दिया। अंततः उनके लिए जापानी टीम के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करने का समय आ गया। तथापि, क्षमा करें, गोटो, संचार के प्रभारी हंटर ने चिंतित भाव व्यक्त किया। मैं कुछ समय पहले से टीम 3 से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। क्या यह उपकरण की खराबी है? जिन उपकरणों की कई सावधानीपूर्वक जांच की गई थी, उनमें मिशन के किसी महत्वपूर्ण हिस्से से ठीक पहले या महत्वपूर्ण हिस्से के दौरान ही खराबी आने की घटनाएं कभी कभार होती थीं। टीम 3 का लैंडिंग पॉइंट द्वीप के दक्षिणी भाग में था। गोटो रयोजी की टीम एक पश्चिमी भाग पर उतरी और वे लगातार दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए उनकी दूरी उतनी अधिक नहीं होनी चाहिए। संचार विफलता से पहले हमारी वर्तमान स्थिति और टीम 3 की अंतिम ज्ञात स्थिति के बीच अनुमानित दूरी क्या है? हमारी वर्तमान गति के साथ हमें 10 मिनट के भीतर वहां पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, ये ज्यादा दूर नहीं था। इस दर से टीम 3 को कभी भी पीछे हटने और द्वीप में पीछे छूट जाने का आदेश सुनने को नहीं मिलेगा। अंततः उन्हें अपने लिए बहुत बुरा अंत भुगतना पड़ेगा। जब उन्होंने अगले अधीनीकरण ऑपरेशन के बारे में सोचा, जिसमें केवल जापानी कर्मी शामिल होंगे, तो वह केआईए के रूप में 5 रैंक एस हंटर्स को रखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा, क्योंकि टीम 3 को द्वीप के दक्षिणी भाग पर तैनात करने की योजना बनाई गई थी, जो चींटी सुरंग के सबसे करीब था, पूरी टीम जापान के अभिजात वर्ग के सर्वश्रेष्ठ लोगों से बनी थी।
उन्हें यहाँ खोने का मतलब था कि जापान को भी बहुत नुकसान होगा। ठीक है, मुझे यकीन है कि वहां कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। सचमुच यह एक छोटी सी त्रुटि रही होगी। कोई गम नहीं। थोड़े विचार विमर्श के बाद गोटो रयोजी ने अगली कार्रवाई का फैसला किया। हम वहां जाएंगे और देखेंगे। जैसे ही जिनवू ने अपनी सामान्य दैनिक दौड़ रोकी, उसके कान में परिचित यांत्रिक बीप बजी। कुल दूरी दौड़ 10 किलोमीटर। आपने 10 किलोमीटर दौड़ पूरी कर ली है। इसके बिल्कुल विपरीत, जब जिनवू ने डेली क्वेस्ट करना शुरू किया तो उसकी सांसें भी नहीं फूल रही थी। उसने इन दैनिक खोजों को इतने लंबे समय तक दोहराया था, यह अब उसकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा जैसा महसूस हुआ। जल्द ही समापन संदेश के साथ उसका पुरस्कार लाक्षणिक रूप से उसकी गोद में आ गया। आंकड़े। पुरस्कार के रूप में प्राप्त 3 स्टेट बोनस अंकों में से जिनवू ने 2 अपनी एजिलिटी पर खर्च किए, जबकि शेष अंक अपनी ताकत पर खर्च किए। आंकड़े। ताकत 219, सहन शक्ति 200, एजिलिटी 230, बुद्धि 250, धारणा 200। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0। शारीरिक क्षति में कमी 46%। ये देखकर कि उसके लगभग सभी आंकड़े अब 0 पर समाप्त हो रहे थे, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान तैर गई। काश मेरे पास एक और बात होती। हालांकि यह अफसोस की बात थी, वह हवा में कोई बिंदु नहीं बना सका, इसलिए उसे कोई मदद नहीं मिली। फिर भी इस तरह समान रूप से बढ़ी हुई उसकी स्टेट वैल्यू को देखकर उसके होठों पर स्वचालित रूप से मुस्कान खिल गई। अच्छा, इंटेलिजेंस स्टेट को 250 तक बढ़ाने के बाद उसने एक प्रकार का संतुलन बनाए रखना शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि एक भी स्टेट पीछे न छूटे। सभी 5 आंकड़े मेरे लिए अपरिहार्य हैं। लंबे समय तक अपने आंकड़ों को समतल करने और बढ़ाने के बाद यह उसका अंतिम मूल्यांकन था। चाहे वह कोई भी राज्य हो, उनके संख्यात्मक मान लगातार ऊंचे स्तर पर पहुंच रहे हैं, वह अब तक उनकी उपयोगिता से एक बार भी निराश नहीं हुआ है। इसलिए वह निकट भविष्य में इस स्टेट संतुलन अधिनियम को जारी रखने की योजना बना रहा था, जब तक कि कोई अप्रत्याशित परिस्थितियां उसे बदलने के लिए मजबूर न कर दें। जिनवू ने स्टेट विंडो को खारिज कर दिया और उसके चेहरे पर अभी भी संतुष्ट मुस्कान बनी हुई थी। फिर उसने अपने चारों ओर नजर डाली। उसका पड़ोस हमेशा शांत रहता था, लेकिन आज वह अब तक एक भी आत्मा को देखने में असफल रहा। हालांकि वह आसानी से कारण का अनुमान लगा सकता था। जिनवू ने अपना फोन निकाला और वर्तमान समय की पुष्टि की। मैं जानता था, कोरिया जापान संयुक्त टीम की रेड अब तक पूरे जोरों पर होगी और लगभग हर एक नागरिक को भी अपनी टीवी स्क्रीन से चिपका रहना चाहिए। जिनवू घूम गया। उसकी दैनिक खोज पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसे घर वापस ले जाने वाले कदम सामान्य से कहीं अधिक जरूरी थे। ऑपरेशन अब तक सुचारू रूप से चल रहा था। जैसा कि जापानियों ने भविष्यवाणी की थी, माडोंग-वू की टीम को चींटी सुरंग के गहरे हिस्सों में प्रवेश करते समय किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। सुरंग के अंदर का लेआउट गुफा प्रकार की कालकोठरियों जैसा दिखता था। हालांकि यदि ध्यान देने योग्य एक स्पष्ट अंतर था, तो वह रोशन करने वाले पत्थरों की कमी होगी। शिकारियों को यह देखने के लिए स्वयं प्रकाश उपलब्ध कराना पड़ा कि वे कहां जा रहे हैं। कैमरामैन ने सोचा कि उसे पहले भी कालकोठरियों का पता लगाने का काफी अनुभव था, लेकिन आज उसे घबराहट के साथ अपनी लार निगलनी पड़ी। उसकी वर्तमान स्थिति समूह में सबसे पीछे थी। टीम ने जादू का उपयोग करके अपना रास्ता रोशन करने के लिए सबसे आगे खड़े चोई जोंग इनकी एक संरचना बनाए रखी, जबकि अन्य शिकारी उसके बहुत करीब चिपके हुए थे। फिल्मांकन के उद्देश्य से कैमरामैन के हेडगियर पर एक टॉर्च भी लगी हुई थी। दुर्भाग्य से यह अंधकार भारी मात्रा में जादुई ऊर्जा से युक्त था। टॉर्च ने रैंक एस मैच के जादू जितनी मदद नहीं की, और यह मुश्किल से उसकी आंखों के सामने थोड़ी सी जगह को रोशन कर सका। यहां सचमुच बहुत शांति है। चोई जोंग इन ने बहुत अधिक विचार किए बिना अपनी राय व्यक्त की, और उसके बगल में माडोंग-वूक ने अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए अपना सिर हिलाया। एक नेता और एक टैंकर के रूप में, वह जादूगर चोई जोंग इन की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध था, जिसे मूल रूप से सबसे पीछे तैनात किया जाना चाहिए था। क्या यही कारण था? माडोंग-वू ने तेज केंद्रित आंखों से आसपास के वातावरण को घूरना जारी रखा। उसका सामान्य मिलनसार आचरण अब कहीं नहीं दिख रहा था। बेक यूनहो के साथ भी यही कहानी थी। उसने चींटी सुरंग में प्रवेश करने से पहले ही आइज ऑफ द बीस्ट को सक्रिय कर दिया। उसने एक भी शब्द नहीं बोला था और जादुई ऊर्जा के प्रवाह में किसी भी मामूली हलचल या विचलन को पकड़ने की पूरी कोशिश की थी। मिन ब्यून-गू और कैमरामैन दोनों के भाव भी गहरे तनावपूर्ण थे। केवल चाहे इनने अपना वह भावशून्य चेहरा बनाए रखा, चुपचाप आगे बढ़ती रही जबकि उसका हाथ उसकी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। यह तब था, उधर देखो, उसे दूर से कुछ अवश्य मिला होगा, क्योंकि चोई जोंग इन ने आवाज उठाई थी।
सभी शिकारी भयानक सदमे में हौंफने लगे। इस विशाल कक्ष की दीवारों और छत पर अनगिनत चींटियों के अंडे लगे हुए थे और उनके बीच कोई खाली जगह नहीं थी। वे प्रत्येक अंडे के अर्ध पारदर्शी खोल के अंदर गहरे रंग के लावा को हिलते हुए देख सकते थे। उदास, नीरस वातावरण और गंभीर रूप से भयानक बदबू से भरे इस नर्सरी क्षेत्र का सामना करते समय उन्हें केवल एक ही भावना महसूस हुई होगी। ये सरासर घृणा होगी। क्या आपको नहीं लगता कि हमें ये सब जला देना चाहिए? चोई जोंग इन ने बात की। उसकी अभिव्यक्ति बहुत कमजोर थी। इस चींटी सुरंग में प्रवेश करने के बाद पहली बार माह डोंग वू के चेहरे पर मुस्कान आई। मैं ठीक वैसा ही करने के अलावा और कुछ नहीं चाहूंगा, लेकिन चूंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो आइए हम ऐसा न करें। यहां तक कि अगर ये सभी जीव अंडे से निकले तो भी वे अधिकतम 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। जब तक वे मां को मार सकते थे, उन्हें अब इन जानवरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये आ गए। बेक यूनहो ने दूर के अंधेरे की ओर इशारा किया और टीम के बाकी सदस्यों को चेतावनी दी। हालांकि उसके चेतावनी देने से पहले ही चाहे इन ने अपनी तलवार खोल दी थी। मर डोंग वूक ने अपने शरीर जितनी बड़ी ढाल को अपनी ठुड्डी तक खींच लिया और अपने सामने की ओर देखा। एक ही समय में लगभग 10 चींटियों का एक समूह प्रकट हुआ। मानो वे जेजू द्वीप पर पैदा हुए थे और किसी प्रकार के उत्परिवर्तन से गुजरे थे। उन सभी की आंखें नहीं थीं। क्या वे रानी के रक्षक हैं? मर डोंग वूक से पूछा। चोई जोंग इन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वे नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे वे नर्सरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। उस मामले में यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। यदि वे नियमित राक्षस होते, न कि बॉस प्राणी के रक्षक, तो ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे ये जीव पूरी तरह से रैंक एस हंटर्स से बनी छापेमारी टीम की संयुक्त मारक क्षमता का सामना कर सके। किसी और से बेहतर यह जानते हुए कि बहुत अधिक समय नहीं है, माह डोंग वू सबसे पहले मैदान में कूदा। शिकारी उसके पीछे लग गए। उनके ठीक पीछे चोई जोंग इन के हाथों से आग की तेज लपटें निकल रही थी और इम ताएग्यू द्वारा छोड़े गए तीर हवा में उड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर उड़ रहे थे। जैसा कि माह डोंग वू ने भविष्यवाणी की थी, लड़ाई बहुत जल्दी समाप्त हो गई। आखिरी चींटी का सिर जमीन पर गिर गया। चाहे इन ने बिना शब्द कहे अपनी तलवार से चिपके हुए शारीरिक तरल पदार्थ को झटक दिया। इस बीच माह डोंग वूक ने बात की। चूंकि नर्सरी क्षेत्र यही है, इसका मतलब है। चोई जोंग इन ने अनुवर्ती कार्रवाई प्रदान की। रानी की मांद पास ही है। चींटियों की रानी के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में पहुंचने से पहले जैसे ही शिकारियों ने अपने उपकरणों की जांच शुरू की, कैमरामैन ने अधिक फुटेज कैप्चर करने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर वो पूरी तरह सदमे में हौंफने लगा। शिकारियों की निगाहें तुरंत उस पर केंद्रित हो गईं। मुझे सचमुच खेद है। क्षण भर के लिए ये भूलकर कि उसके सिर पर लगा कैमरा वास्तव में देश के बाकी हिस्सों में प्रसारण कर रहा था, कैमरामैन जल्दी से शिकारियों की ओर झुक गया। कुछ घटित होने का आभास होने पर बेक यूनहो कैमरामैन के पास पहुंचा। क्या आपको कुछ मिला? ठीक है, ये बस इतना ही है। वहां पर कैमरामैन ने मुस्कुराते हुए चैम्बर के कोने की ओर इशारा किया। वहां खाली अंडे के छिलकों का ढेर है, लेकिन उनमें से एक वास्तव में बहुत बड़ा है। आप देखिए। बेक यूनहो की आंखें बड़ी हो गईं। ये वैसा ही था जैसा कैमरामैन ने कहा था। सामान्य चींटियों वाले अधिकांश अंडे केवल एक साइकिल के पहिए के आकार के थे, फिर भी जो बताया गया वह एक वयस्क आदमी जितना बड़ा था। नहीं रुको, अंडे का लंबा और अंडाकार आकार इतना बड़ा था कि यह कहा जा सकता था कि उसमें से एक पूर्ण विकसित चींटी का नमूना निकला होगा। वह भी चींटी का अंडा है। उस अंडे से आखिर क्या निकला? इससे पहले कि कोई इस पर ध्यान दे, मिन ब्यून गू करीब आ गया था। उनके चेहरे पर भी भारी सदमे के भाव थे। बेक यूनहो की अभिव्यक्ति एक संक्षिप्त क्षण के लिए कठोर थी, लेकिन उसने तुरंत इसे मुस्कुराहट में बदल दिया और मिन ब्यून गू की पीठ पर हल्के से थप्पड़ मारा। हम यहाँ रानी को मारने आए हैं। आइए किसी और चीज की चिंता न करें। जब मिन म्यून गू ने उस ओर जाने के लिए घूमना शुरू किया जहां बाकी शिकारी थे, तो उसके चेहरे पर असहजता का भाव था। इससे पहले कि वह दूसरों के साथ जुड़ता, बेक यूनहो ने उस अंडे पर आखिरी बार नजर डाली। ये बिल्कुल पागलपन है। गोटो रयूजी को संदेह था कि उसकी अपनी आंखें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। अन्य जापानी शिकारी या तो सदमे से ऐंठ गए या अपनी सांसों के बीच धीरे धीरे बुदबुदाने लगे। गोटो रयूजी ने अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए गहराई से भौहें चढ़ा ली। टीम 3 के शिकारी ठीक उसी स्थान पर पाए गए जहां उनका संचार टूट गया था। वे सभी 5 यहां थे, लेकिन उनके सिर के बिना। अपने सिरविहीन साथियों को जमीन पर लाशों के रूप में पड़े हुए देखकर अन्य शिकारियों पर एक चौंकाने वाली मानसिक छाप पड़ी। शवों के पास जाकर उनके घावों की जांच करने से पहले गोटो रयूजी ने बिना कुछ बोले अपनी कनपटी की मालिश की। ये ब्लेड से नहीं किया गया।
सभी मृत शिकारियों की गर्दनें मोटे तौर पर काट दी गई थी। उनकी गर्दनों का इस तरह अंत होना कितना कठिन था। जब गोटो रयोजी आश्चर्य में डूबा हुआ था, उसका एक साथी शिकारी करीब आया और गुस्से से थूक दिया। इन घटिया चींटियों की हिम्मत कैसे हुई? गोटो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ये चींटियां नहीं है। क्षमा करें, ये चींटी का काम था या नहीं, दुश्मन तो एक ही था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? गोटो रयोजी ने अपनी लार निगल ली। उसने कितना भी खोजा, उसे यहाँ युद्ध होने का कोई संकेत नहीं मिला। यदि चींटियां टीम 3 को नष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में आगे बढ़ी, तो उसे इस क्षेत्र के आसपास मृत चींटियों की लाशें या कुछ अन्य निशान मिलने चाहिए थे। हालांकि उसे कुछ नहीं मिला। इसके अलावा मृत शिकारियों पर घाव हमले के स्थान को देखते हुए यह अधिक संभावना थी कि वे एक ही हमलावर द्वारा मारे गए थे। जापान के सर्वश्रेष्ठ शिकारियों की एक टीम एक अकेले राक्षस के सामने कैसे गिर सकती है? यदि उसका अनुमान सही था, तो केवल एक रैंक एस कालकोटरी का बॉस ही ऐसा कुछ कर सकता था। गोटो रयोजी ने तुरंत अपने बगल वाले हंटर से संचार उपकरण छीन लिया और बोला, ये गोटो है। हाँ, बोलो, चींटी रानी कहाँ है? क्या ये सुरंग से बाहर आया? मुझे इस बात की पुष्टि करने दो। जादुई ऊर्जा का पता लगाने वाला कैमरा जासूसी उपग्रह पर लगा हुआ है। पूरी दुनिया में केवल अमेरिका, जापान और चीन के पास ही ऐसी तकनीक थी। वास्तव में चीन को कैमरा सिस्टम की नकल करने के लिए अमेरिकियों को हैक करना पड़ा, इसलिए कोई ये तर्क दे सकता है कि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के पास ही वास्तव में ये तकनीक थी। चींटी रानी का स्थान, जिस तकनीक पर जापान ने दुनिया के बाकी हिस्सों पर गर्व किया था, उसकी निगरानी की गई, जल्द ही रिसीवर से बाहर आ गई। नहीं, गोटो रानी अभी भी अपने कक्ष के अंदर है। जैसे ही हम बात कर रहे हैं, कोरियाई शिकारी रानी के कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वह क्या था? गोटो रयोजी सीधा खड़ा हो गया। तभी उसे लगा कि उसका दिल लगभग उसके मुंह से बाहर आ गया है। रानी ने ऐसा नहीं किया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। गोटो रयोजी ने जल्दबाजी में एक नया आदेश जारी किया। वापसी जारी करें, प्रत्येक जापानी शिकारी को तुरंत इस द्वीप से भाग जाने के लिए कहें। जी श्रीमान, समझा।